सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग मिले हैं बहुत ही प्यारे वन शॉट के लिए, और बहुत प्यारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमारे बट ऑब्वियस फिजिक्स का एक चैप्टर है, लेकिन हाँ, ग्रेविटेशन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले सारे चैप्टर्स यानी कि खासकर मोशन और लॉज ऑफ मोशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये प्यारा चैप्टर क्यों है, ये बहुत प्यारा चैप्टर क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दो डिफरेंट फेज हैं। अगर मैं आपको बोलूं, हमारा जो पेड बैच चलता है उसके अंदर जो हम लोग बुकलेट्स या नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है ग्रेविटेशन पार्ट 1 और एक है ग्रेविटेशन पार्ट 2। अब होता क्या था कि कोविड से पहले या कोविड के दौरान भी ये जो चैप्टर था वो दो हिस्सों में आया करता था मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर, जिसमें पहला हिस्सा है मास एंड वेट तक। और इस बार भी बहुत सारे बच्चों के जो मिड टर्म एग्जाम्स हुए उसमें भी ये सिर्फ मास और वेट तक ही आया। और वहीं पे दूसरी जगह पे जो अगला टॉपिक है वो है प्रेशर एंड बायोंसी के ऊपर, अब जिसको फ्लोटेशन भी कहा जाता है। अब ये दो फेजेस एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, यानी अगर मैं इस चैप्टर को सेकेंड हाफ से भी शुरू कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से कनेक्टेड नहीं है। बट यस, ये चैप्टर अभी तो आज तो हम पूरा ही करने वाले हैं, ग्रेविटेशन इन वन शॉट। अब ग्रेविटेशन चैप्टर जो है, इसमें जो पहला फेज है जिसको मैं पार्ट 1 अभी के लिए कह दे रहा हूँ, ऑल्दो आज हम दोनों ही पार्ट्स को यहाँ पे पूरा करेंगे, लेकिन लेट अस सपोज मैं इसको पार्ट 1 कह दे रहा हूँ। तो ये जो पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करें। अच्छा, अगेन हर बार की तरह हम यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ इस वन शॉट को रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स के साथ मतलब डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ, आपको जहां जहां हो सकेगा वहां वहां पे कुछ चीज़ें दिखाएंगे ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली कोई कंसेप्ट हमारी डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल जो है वो रहता है। सबसे पहले अगर बात करें कि ग्रेविटेशन क्या है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में क्या है, आओ जरा समझे। तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects in this universe due to their masses. सबसे पहली बात तो बेटा, मैं जब भी 9th क्लास के बच्चों को ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर पढ़ाता हूँ या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करता हूँ, तो वो हमेशा कहते हैं कि ये फोर्स अर्थ लगाती है, ये फोर्स अर्थ के द्वारा अप्लाई की जाती है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जिसको नहीं पता, बहुतों को पता भी होता है। पहली बात तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में लगती है। सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं है, आपकी और मेरे बीच में भी है, मेरे और इस बोर्ड के बीच में भी है, इस बोर्ड और इस स्टाइलस के बीच में भी है, मेरे और बुर्ज खलीफा के बीच में भी है, मेरे और मुंबई में बैठे शाहरुख खान के बीच में भी है, मेरे और नोरा फतेही के बीच में भी है। दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और ये तो मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, मार्स और अर्थ के बीच में भी है, मार्स और सन के बीच में भी है, सन और मून के बीच में भी है, मून और अर्थ के बीच में भी है, मून और मार्स के बीच में भी है। दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, पहली बात तो ये दुनिया भी कहूंगा मैं, ब्रह्मांड कहूंगा, यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप ले लो तो उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स रहती है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से आप ये निकाल दीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली फॉर अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे इस हाथ और इस हाथ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दो उंगलियों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आप कहोगे सर अट्रैक्ट तो मैग्नेट्स भी होती हैं, दो चार्ज भी होते हैं अगर वो ऑपोजिट हैं, तभी मैंने लिखवाया ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो उनके मास की वजह से होगी। मतलब बॉडी पे चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, चुंबक वो हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपने मास की, और मास तो सभी के पास होता है, इसीलिए ये अट्रैक्शन सभी के बीच में होती है। अब ये अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है? और आप सोच रहे होगे कि अगर मेरे और इस बोर्ड के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम दोनों एक दूसरे के तरफ क्यों नहीं आ रहे? तो उसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, बट इसका आंसर वैसे बहुत सिंपल भी है कि मुझे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है और इस बोर्ड को भी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो हमारी जो अट्रैक्शन है वो बोर्ड और अर्थ
और मेरी और अर्थ की बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं बोर्ड की तरफ चाह के भी नहीं आ पा रहा। मान लो आप और मैं एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, तो मैं और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट अर्थ कर रही है, तो हम अर्थ के तरफ अट्रैक्टेड हैं। अब इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ आप और मैं हैं, देखो रोमांटिक मत होना, ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ आप और मैं हैं स्पेस में, और कोई तीसरी चीज़ नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, कोई कॉमेट नहीं है, सन नहीं है, कोई स्टार नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, बिकॉज हम दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो और कोई नहीं होगी, अभी भी है बट अर्थ की ज़्यादा है, तो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को आगे पढ़ने से पहले हमें एक शब्द और सीखना होगा, दैट इज ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है? तो force of gravitation between earth and any other object। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में निकालते हैं तो उसे हम ग्रेविटी कह देते हैं। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से एक अर्थ है तो उसे हम ग्रेविटी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको आप ग्रेविटी कह सकते हो, है ना, इसको आप ग्रेविटी कह सकते हो। वहीं पे फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एप्पल, न्यूटन जी की कहानी आप सबको पता होगी, इसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। वहीं पे फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, इसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं और ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो खैर सभी को कह सकते हैं, ग्रेविटी वर्ड तब यूज होगा जब दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, फोर्स बिटवीन सन एंड मार्स, तो इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कह सकते, ग्रेविटी नहीं कह सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। मतलब इसको हम ग्रेविटी तो नहीं कह सकते, इसको हम ग्रेविटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स तो कह ही सकते हैं। वो तो दोनों के दो, तो यानी जब दो में से कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो तो ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स को प्यार से ग्रेविटी कह देते हैं। तो जब भी हम लोग ग्रेविटी वर्ड बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया अर्थ खींच रही है किसी को या अर्थ को कोई खींच रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक अर्थ होगा। अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो एक सवाल उठता होगा, जो कि उठना भी चाहिए, कि ठीक है चलो हम समझ गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन कितनी है, वो उसकी वैल्यू क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबको इतिहास पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढने वाले, डिस्कवर करने वाले सर आइजैक न्यूटन जी थे। इन महान लोगों के पीछे, नाम के पीछे जी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी ये लेक्चर लेता हूँ पेड बैच में या कभी लाइव आके, और मुझे पता है शायद हो सकता है इसमें भी कमेंट सेक्शन पे आप लोग लिखें, हमेशा बच्चे क्या लिखते हैं कि हमारे हिंदी वेदास के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन जी ने नहीं ढूंढी थी, वो बहुत पहले ढूंढ ली गई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द पॉइंट इज, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मैं भी नहीं जानता उसके बारे में और ना ही ढंग से आप भी जानते हैं। हम लोग सिर्फ गूगल पे या कुछ मीम्स पे या कोई इंटरनेट पे देखी हुई बात पे यकीन करते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपको मार्क्स तो मिलेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर की थी, तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे अगर आप लिखेंगे सर आइजैक न्यूटन, क्योंकि हमारी किताबों में तो यही लिखा हुआ है, हमारी मतलब एनसीईआरटी में। कल को अगर एनसीईआरटी में बदलाव होता है और लिखा जाता है कि हमारे हिंदी वेदास में लिखा गया था, तो हम वो लिख देंगे। ठीक है, अगेन मैं उस हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, बट अभी हमारी किताबें क्या कहना चाह रही हैं वो हमारा आंसर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को सर आइजैक न्यूटन जी ने डिस्कवर किया था। अब कई लोगों को ये भी लगता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ना डिस्कवर कैसे किया। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके ऊपर सेब गिर गया तो उन्होंने कहा अरे भैया ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, आज से ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन वो पेड़ पे बैठे थे, पेड़ पे बैठे हुए थे मैं कह रहा हूँ, सॉरी, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर एक सेब गिरा। वहां उनके मन में एक थॉट आया। उस दिन उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ढूंढ दी कि भैया एट द सेम डे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढ दी, ऐसा नहीं। उस दिन उनके मन में एक ख्याल आया कि भैया ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, और बाकी सारी चीजें भी नीचे क्यों आती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती। उस दिन उनके मन में एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ। उस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आई,
उसके काफ़ी टाइम बाद आई। और उसके बाद इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का एक फॉर्मूला भी दिया। ठीक है जी। लेट अस सपोज कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। अगेन मैं यहाँ पे स्फेरिकल बॉडीज़ दे रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ये स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए ही वैलिड है। पर अभी के लिए हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं। अब ये दो बॉडीज में हमारे पास ये वाली बॉडी का सेंटर यहाँ पे है और इस पूरी बॉडी का मास m1 है ना, m1 मास है। अब इसे आप अर्थ मान लो, सन मान लो, या कोई छोटी सी दो बॉल्स मान लो, ये आपकी चॉइस है, बट ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मास m1 है बच्चों, और यहाँ पे एक और बॉल है, इसका सेंटर है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। और इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों चीज़ों के बीच में, अरे 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 हाँ, अरे 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 जो डिस्टेंस है वो आपको लेट से आर या डी दे दिया, अभी के लिए मान लेते हैं डी दे दिया, ठीक है ना, डी। इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो लॉ है वो यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के लिए वैलिड है और ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करके देता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, सबसे पहली बात तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके मास के प्रोडक्ट के। सबसे पहली बात तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके मास के प्रोडक्ट के। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके मास के प्रोडक्ट के। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो कि हर जगह पे वैलिड है, स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगी, क्योंकि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड, सॉरी, जो फोर्स होगी वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो थी मास के, लेकिन वो इनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होगी। देखो, डिस्टेंस के इनवर्सली होगी ये तो हम जानते हैं, जितना दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, ये हमारा कॉमन सेंस भी कहता है। जितना मैं दूर जाऊंगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, और अगेन हमारा कॉमन सेंस भी कहता है जितना बड़ा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा भी होगी। लेकिन ये स्क्वायर की होगी, मतलब अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो फोर्स कम तो होगी लेकिन 4 गुना कम होगी, स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दूंगा तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा दूंगा तो फोर्स कम तो होगी लेकिन 100 गुना कम हो जाएगी। द अल्टीमेट पॉइंट इज कि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना, और वो भी स्क्वायर के। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, यानी कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दूं, अरे भाई ये तो तिरंगा बन गया ना चाहते। अरे देखो, यह है देश से प्यार, इंटेंशनली नहीं बनाते हम लोग, अपने आप तिरंगा बन जाता है। क्योंकि ये तीन कलर ही एक्चुअली हमारे ब्लैक पे अच्छे लगते हैं, वाइट, येलो और ग्रीन, तो ज़्यादातर इन्हीं कलर का इस्तेमाल होता है। वैसे भी ये तीन रंग तो हमें पता ही है बहुत प्यारे हैं। चलो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर था मेरे पास m1 इंटू में m2, और नीचे मेरे पास अब आ जाएगा डी स्क्वायर, क्योंकि मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको सबको पता होगा, मैथ्स कहती है कि जब भी हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है और कोई इक्वल का साइन लगाना होता है तो वहां पे हमें कांस्टेंट लगा देते हैं। तो इस जो कि हमने न्यूटन जी के सेकंड लॉ में भी लगाया था। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं वो कांस्टेंट हमारे पास होता है कैपिटल जी। अब मैं इसको कैपिटल जी क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ जी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसने चैप्टर पढ़ रखा है उसको पता होगा। बाकी को बता दूं, इस चैप्टर में दो जी आएंगे, एक कैपिटल जी आएगा और एक स्मॉल जी आएगा। दोनों में आप कंफ्यूज्ड ना हो, इसीलिए दोनों में आप कंफ्यूज ना रहें, इसीलिए मैं आपको बता दूं, आप इसकी ऐसी आदत डालना, इसे आप कैपिटल जी बोलना और वहां पे जो आएगा उसको हम स्मॉल जी बोलेंगे, कि दोनों बहुत डिफरेंट होंगे। बट मुबारक हो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का आपको फॉर्मूला मिल गया है, विच इज कैपिटल जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, वेयर m1 m2 आर द मासेस ऑफ द बॉडीज एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जो कैपिटल जी है ये क्या चीज है। पहली बात तो कैपिटल जी एक कांस्टेंट है। हम सब इतना तो जानते हो कि हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसको लगाया है, तो हम सब इतना तो जानते हैं कि कैपिटल जी एक कांस्टेंट है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है इसको कुछ नाम दिया गया है क्या? तो आंसर है हाँ, इसको दो नाम से बुलाया जाता है। एक नाम अगर इसका पूरा बोलूं तो इसका नाम होता है यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह देते हैं। अब इसका नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों होता है आप समझ सकते हो, बिकॉज ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में आया। लेकिन इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, तो अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो देखो जीवन में ना, जब आप अभी आगे जाओगे, साइंस लेते हो मान लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे कांस्टेंट्स आएंगे। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, मतलब कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, हालात चेंज होने पे जिस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाए, ऐसे भी कांस्टेंट्स होते हैं। बट कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, बहुत कम ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम लो, सर्दी हो, गर्मी हो, चांद पे हो आप, मून पे हो आप, मून और चांद एक ही बात होती है, क्या कर रहा है आशु, धरती पे हो आप, सन पे हो आप, मार्स पे हो आप, कहीं पे भी हो, ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उन्हें हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। तो कैपिटल जी उनमें से एक है। इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी घूम लो, कहीं पे भी घूम लो का मतलब है कहीं पे भी घूम लो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और इसकी वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब ये वैल्यू तो ऑब्वियस बात है कहाँ से आई, आप बड़े होकर सीखोगे, अभी तो आपको याद करनी है। लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी है, विच इज 6.67 इंटू में 10⁻11। और इसकी यूनिट भी होती है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा अभी कि इसकी यूनिट आई कैसे, लेकिन इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो अगर मुझे इसकी पूरी वैल्यू बोलनी हो तो मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल जी की पूरी वैल्यू क्या बनी, 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। वैल्यू कैसे आई अभी तो याद करनी पड़ेगी, अभी 9th में नहीं सीख सकते। यूनिट कैसे है वो मैं आपको भी समझा रहा हूं, लेकिन कैपिटल जी की यूनिट होती है 6.67 इंटू में 10⁻11 के साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। बहुत छोटी वैल्यू है ये, है ना। और यही रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। आप समझो ना, आप कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत कमजोर फोर्स है, इतनी बड़ी अर्थ हम पे बहुत ज्यादा कोई फोर्स नहीं लगाती। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास ये 1 लीटर की बॉटल है ना, ये 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर मत में लगभग लगभग 1 किलो पानी होता है, बिकॉज पानी की डेंसिटी 1 kg/लीटर होती है। छोड़ दो इतना कुछ, अभी के लिए समझ लो 1 किलो की बॉटल है। अब इस 1 किलो की बॉटल को जमीन चाहती है कि वो उसको नीचे खींचे, पर देखो कितनी आसानी से मैंने इसको ऊपर कर दिया, कितनी आसानी से मैंने इसको ऊपर कर दिया, मैंने कितनी आसानी से अर्थ से ज्यादा फोर्स लगा दी। आप समझो ग्रेविटेशन, क्योंकि मैंने मस्कुलर फोर्स से काम किया, मस्कुलर फोर्स काफी ज्यादा ताकतवर फोर्स होते हैं एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप समझो ना, ये तो समझो अर्थ का मास कितना ज्यादा बड़ा है मेरे मुकाबले, तो मैंने अर्थ से ज्यादा फोर्स लगा दी। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत वीक फोर्स है, और वो इसके कांस्टेंट से ही पता लगता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। तो मैं यहां पे एक नोट का पॉइंट आपके लिए लिखना चाहूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स is one of the weakest force, one of the weakest force इन यूनिवर्स। ये काफी वीक है, आप समझना। अब आप कहोगे सन ने अर्थ को पकड़ रखा, अरे सन और अर्थ का मास तो देखो कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स उनकी ज्यादा, अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कमजोर फोर्स है। अब बात करते हैं कि जो कैपिटल जी है इसकी यूनिट हमारे पास कहां से आती है। क्या ये कहना ठीक है कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, कैपिटल जी इंटू में m1 इंटू में m2 अपॉन में d²। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे कैपिटल जी की यूनिट निकालनी है तो मुझे कैपिटल जी का फॉर्मूला निकालना होगा। तो यहां से कैपिटल जी का फॉर्मूला आ जाता है f इंटू में d² अपॉन में m1 इंटू में m2, है ना। यहां से f इंटू में d² अपॉन में m1। अब अगर मैं यहां से यूनिट ऑफ जी की बात करता हूं, अगर मैं जी की यूनिट की बात करूं तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो हम सबको पता है न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की होती है मीटर, लेकिन ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। मास की होती है केजी और मास की होती है केजी, तो केजी इंटू में केजी हो गया ना, है ना। अब यहाँ पे न्यूटन
मीटर स्क्वायर। अब केजी इंटू केजी हमारे पास हो गया केजी स्क्वायर, और केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -2 आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास देखो कितने आसान तरीके से हमने समझा कि जो हमारे पास अपना कैपिटल जी है, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 है। अब एक सवाल जो कि एग्जाम में काफ़ी आता है, जिसका आंसर मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लेना बच्चों, क्योंकि आपके भी एग्जाम में आएगा। और सवाल है कि वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट हम लोग क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है भाई, लिख लो, कहीं पे लिख लो। एज वैल्यू ऑफ कैपिटल जी रिमेन्स कांस्टेंट, as value of capital G remains constant throughout the universe, which means its value, does not change with change in place, height, etc. does not change with change in place, height, etc. है ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसीलिए इसको हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट नाम दिया है। डन है। अच्छा, आई होप अगर कोई बच्चा नया है यहाँ पे तो मैं बता दूं यार कि हम लोग वन शॉट में सारे कंसेप्ट को पूरा करते हैं, और फिर हम लोग, मैंने काफ़ी टाइम से, मुझे पता है 9th का रिकॉर्डेड नहीं डाला, बट अब मैं एक ग्रेविटेशन चैप्टर का वन शॉट हो जाएगा, आप लोग इसको देख लेंगे आराम से एक हफ्ते। फिर हम यहाँ पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर डालेंगे जहाँ पे हम फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। अब वो मैं लाइव आके कराऊं या लाइव तो नहीं आएंगे अभी, है ना, अभी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में ही फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 9th के, मोशन, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटेशन के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्री फॉल के बारे में। अगेन ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब ये तो समझ गए होगे आप मेरे हिसाब से कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे कैसे, है ना, जो कि हम करेंगे भी। लेकिन आपको मास दे रखा होगा दो बॉडीज का, मान लो अर्थ है और सन है, तो दोनों का मास गिवन होगा, और वहीं पे उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, तो आपको फोर्स निकालनी होगी। इन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आते बहुत ईजी हैं, बट कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि एक तो जी की वैल्यू अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 6.67 10 की पावर -11। ऊपर से अगर अर्थ और सन के बीच में फोर्स निकालने को बोले तो सन और अर्थ दोनों का ही मास बहुत बड़ा बड़ा होता है, 10 की पावर 24, 6 इंटू में 10 की पावर 24 के आसपास अर्थ का है, और 10 की पावर 30 के आसपास सन का है। तो इनके मास बहुत बड़े होते हैं, प्लस इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होती है। बट अगर मेरे पास कैपिटल जी की जो कि वैल्यू मुझे पता ही है, M1 M2 और D की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए, मैं इस वैल्यू के यहाँ पुट कर दूँ, तो मुझे फोर्स जो है वो मिल जाएगी। तो कोई बड़ी डील नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन इज़ अ टफ जॉब, जिसकी मैं आपको वहाँ पे भी ट्रिक बताऊंगा जब मैं रिकॉर्ड डालूंगा, तो कैलकुलेशन करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो कि आसान भी कर देगी। और अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्री फॉल के बारे में। अब फ्री फॉल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आप उसको ज़रा समझें। फ्री फॉल क्या है? देखो, अगर मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप करता हूँ, या कोई भी चीज़ अगर गिरती है ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा ध्यान देना, अगर कोई भी चीज गिरती है ओनली एंड ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका जो फॉल है वो फ्री फॉल कहलाया जाएगा। जैसे कि मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना होगा, ठीक है। अगर मैं इस कमरे के अंदर, मैं वेट करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, अगर मैं टाइम स्टैम्प के साथ कि कितने समय पे बात हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्टाइलस को इस कमरे में इस वक्त ऐसे करके ड्रॉप करूं, तो क्या ये फ्री फॉल है? यस और नो। फ्री फॉल की परिभाषा क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ध्यान रखना, ये ओनली शब्द बड़ा ताकतवर है। अब आपको मुझे बताना है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस कमरे में, लेट से स्टाइलस को ही ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूं, तो क्या ये फ्री फॉल है? यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। टाइम लगभग कुछ 24-25 मिनट के आसपास हो रहे हैं। बता दिया, पक्की बात है। वेरी गुड। आई होप आप सब ने जो आंसर लिखा हो वो लिखा हो कि नहीं, ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि इस कमरे में हवा भी है।
अब आप कहोगे सर पंखा चल रहा है क्या? नहीं, पंखा तो नहीं चल रहा है, पंखा चलेगा तो माइक में डिस्टरबेंस आएगी। और बात एसी की भी नहीं है, एसी चल रहा है बट उसकी बात भी नहीं है, बात है इस कमरे में एयर है जो कि रुकी भी रहेगी। तो जब ये स्टाइलस नीचे गिरेगा तो एयर इस पे एक ड्रैग लगाएगी, खिंचाव लगाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं उसको, तो एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं उसको। तो उस वजह से इस पे एक और फोर्स लग रही होगी अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, हवा की भी फोर्स लग रही होगी, तो ये एक फ्री फॉल नहीं। हाँ, अगर मैं इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दूं और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये फ्री फॉल होगा। अगर मैं इसको पकड़ के नीचे लेके आता हूं तो ये फ्री फॉल नहीं होगा, क्योंकि फिर मस्कुलर फोर्स लग रही है। ध्यान रखना, अगर एक ऑब्जेक्ट गिरता है ओनली एंड ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक है ना? अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट इज नोन एज फ्री फॉल। अब जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर गिर रहा होगा और कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये तो हम मोशन चैप्टर में भी सीख चुके हैं कि अगर मैं अपने घर की छत से एक बॉल को ड्रॉप करता हूं तो ये ऑब्वियस है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, धीरे 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 बढ़ती, क्योंकि उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है। अब फ्री फॉल के दौरान जो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। समझना, फ्री फॉल के दौरान जब किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अगर अर्थ पे गिर रहे हैं तो मून पे गिर रहे हैं तो मून, इज कॉल्ड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। अब मैं आप सबसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछूंगा और इसका आंसर आप सबके पास जहां तक मुझे लगता है होगा ही होगा। सवाल क्या है? देखो, सवाल ये है कि अगर आप अपने घर की छत पे खड़े हो जाओगे और ऊपर से एक पंख को फेंकोगे और वहीं पे आप एक हथौड़े को फेंकोगे, अगर आप अपने घर की छत पे चढ़ जाओ और ऊपर से एक पंख को फेंको और एक हथौड़े को फेंको, तो पंख और हथौड़े में कौन जल्दी नीचे गिरेगा? हम सबको पता है आंसर है हथौड़ा, यानी हैमर जल्दी गिर जाएगी। बट बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अगर मैं उसका फ्री फॉल कराता, घर की छत से फ्री फॉल नहीं हो सकता बिकॉज आसपास एयर है। मान लो मैं कुछ भी तिगड़मबाजी करके वैक्यूम क्रिएट कर दूं, इमेजिन करो ऐसा। अब अगर मैं हथौड़ा और पंख फेंकूंगा, ड्रॉप करूंगा एक्चुअली, तो दोनों साथ में गिरेंगे। आप चाहो तो YouTube पे एक वीडियो सर्च कर सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं चला पाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। वीडियो क्या है? बॉलिंग बॉल एंड फेदर फ्री फॉल। आपको सबसे ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी। अमेरिका में एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी जो कि वैक्यूम चैम्बर है। एक्चुअली जब वो वीडियो शूट हुई थी वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम चैम्बर था, जहाँ तक मुझे याद है। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उससे भी 5 गुना बड़ा वो वैक्यूम चैम्बर है। तो उस बिल्डिंग में उन्होंने क्या किया, पहले बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए ऊपर एक बॉलिंग बॉल लगाई और एक फेदर लगाया, पंख लगाया और उसको ड्रॉप करा। तो ऑब्वियस सी बात है बॉलिंग बॉल पहले गिर गई, लेकिन उसके बाद वो सब उस बिल्डिंग से बाहर चले गए, ढक्कन बंद हो गए, बिल्डिंग के गेट बंद हो गए और अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। उसके बाद जब गिरा तो दोनों साथ गिरे, क्योंकि जो फ्री फॉल होता है उसके दौरान जो एक्सेलरेशन मिलता है वो मास पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना। अब मैं इस बात को ऑब्वियस सी बात है डेरिवेशन के माध्यम से शो करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास यहाँ पे ये 2 पेपर हैं, ठीक है, ये 2 पेपर हैं। अब अगर मैं इन दोनों पेपर को, ये मेरे पास 2 पेपर हैं, अगर मैं इन दोनों पेपर को सेम ऊंचाई से ड्रॉप करता हूं, सेम ऊंचाई से ड्रॉप करता हूं, तो आपके हिसाब से कौन पहले गिरेगा? तो अब आप कहोगे कि सर दोनों, अच्छा पहली बात तो दोनों का मास सेम है। तो भैया अगर आप कह रहे हो कि मास पे डिपेंड करता है, भारी चीज पहले गिरती है, तो भैया दोनों साथ गिरने चाहिए। लेकिन अगर मैं इस पेपर को यूज करूंगा, अब ये मत कहना पेपर वेस्ट कर रहे हो, और पहली बात तो पेपर वेस्ट ही हो रहा है, आपको समझाने के लिए कुछ किया जा रहा है। अब मैं इस पेपर को क्या कर देता हूं? क्रश कर देता हूं। मैंने इस पेपर को क्रश कर दिया। आप मुझे बताओ, क्रश करने से इसके मास पे तो कोई चेंज नहीं आया होगा ना, मास तो इसका उतना ही रहेगा ना, लेकिन बस इसका सरफेस एरिया। अब अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो आपको सबको पता है कि जो क्रस्ट वाला पेपर है वो पहले गिर जाएगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है ना, बट ऑब्वियस है, क्योंकि क्रस्ट में सरफेस एरिया कम हो गया और हवा जो है वो
हवा जो है वो एक्चुअली ज़्यादा अपना इम्पैक्ट पैदा करती है अगर उसका सरफेस, जैसे हवा की वजह से पेपर ऐसे 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 गया, जिसकी वजह से लार्जर डिस्टेंस चलना पड़ा इसको, है ना, ऐसे ऐसे गया और धीरे गया। लेकिन वहीं पे इसको वो ऐसा नहीं कर पाया, हवा हवा। लेकिन अगर मैं ये काम वैक्यूम में करवाता, दोनों साथ गिरते। अब अगर आपके मन में अभी भी सवाल है कि भारी चीज़ें जल्दी गिरेंगी एज कम्पेयर टू हल्की, तो मैं यहाँ पे ना आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ हमारे पास हमारी ओएसआर की ये हमारी ऑफलाइन की बुकलेट है। अब अगर इस बुकलेट और इस पेपर को मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, मैं कैमरा थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हम ये देख सकें। आई रिपीट, अभी हम थोड़ा ज़्यादा जूम आउट नहीं कर रहा, मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ से मैं इन दोनों चीज़ों को ऊपर से क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप करता हूँ। तो पहले कौन गिरेगा, मैं अगेन, या प्लीज विद्या को मैं गिर रहा हूँ ऐसे मत बोलना, आपके लिए गिर रहा हूँ मैं, बाद में चूम लूंगा। अब अगर मैं इसको गिरता हूँ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो बुकलेट है वो काफ़ी हैवी थी, आप कह रहे हो इसलिए गिर गई। बट यहाँ पे अगेन खेल हैवी का नहीं है, हवा भारी चीज़ को ऐसे ऐसे नहीं कर पाती। लेकिन बड़ी चमत्कारी चीज़ देखो, अगर मैं इस पेपर को इस बुक के ऊपर रख देता हूँ, है ना, अब तो मैंने इसको ऊपर रख दिया, और अब मैं इसको अगर ड्रॉप करता हूँ तो दोनों साथ में गिरते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है बच्चों कि जो गिरना है उसका मास से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका शेप से हो सकता है अगर हवा है तो। और अगर हवा नहीं है, अगर मैं फ्री फॉल करवा रहा हूं, एक तो टी शर्ट बार बार ऊपर हो रही है, हवा अगर नहीं, और अगर मैं सर एक सेकेंड, हाँ, हवा अगर नहीं है और अगर मैं फ्री फॉल करवा रहा हूं, तो फ्री फॉल मास पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा और ना ही वो किसी भी तरीके से शेप पे डिपेंड करेगा, ना वो मास पे डिपेंड करेगा ना वो शेप पे करेगा। अब यहां पे मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें मैंने एक लोहे का यानी स्टील का और एक प्लास्टिक का सिलेंडर ऊपर से नीचे गिरा। जैसे मैंने उनको ड्रॉप किया, आप देखो धरती पे पहले कौन आके गिरा। आंसर मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले पे वीडियो देखो। ऊपर से लोहा और स्टील और प्लास्टिक, अब स्टील वाला ऑब्वियसली ज्यादा भारी होगा, गिरा। तो पहले नीचे कौन आके गिरा देखो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। ग्राम 80 ग्राम होगा, लेकिन ये लगभग होगा 400 ग्राम। लेकिन जब हवा होती है डिपेंड करता है एयर ड्रैग पे, किस पे, और ये दोनों रिजिड बॉडीज हैं और इन दोनों का साइज लगभग सेम है और दोनों का रेडियस भी लगभग क्या है, सेम ही है, जिसके वजह से जो इन पे एयर ड्रैग लगेगा वो भी क्या होगा, सेम। मास क्या है अलग अलग, लेकिन साइज क्या है, सेम, तो एयर ड्रैग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल जितनी ऊंचाई पे हम जा सकते हैं मैं उतनी ऊंचाई पे चला जाता हूं, ठीक है। 3 2 1। अब आपने देखा हो कि यार भले ही स्टील जो है वो भारी है, लेकिन मैंने दोनों सिलेंडर्स का जो साइज लिया, जो रेडियस लिया, जो लंबाई ली, वो सेम ली, जिसकी वजह से दोनों पे जो एयर ड्रैग लगा वो सेम लगा, जिसकी वजह से अब दोनों साथ नीचे गिरे। भले ही एक स्टील का हो, भले ही एक प्लास्टिक का हो, दोनों के मास में बहुत फर्क था। ठीक है, ऑब्वियस बात है, दोनों को मैंने हाथ से छोड़ा तो ह्यूमन एरर आएगा, किसी को पहले छोड़ रहा हूँ किसी को बाद में। बट द अल्टीमेट पॉइंट इज कि जो फ्री फॉल है उसका जो एक्सेलरेशन है कि वो किस रेट से नीचे आएगा, किस वेलोसिटी से नीचे आएगा, कितनी देर में आएगा, ये मास पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं, आओ जरा समझें। तो लेट अस सपोज कि भाई ये अर्थ है हमारे पास और अर्थ के तरफ कोई एक चीज जो है वो मान लो आ रही है। ये अर्थ है भाई, अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है और यहां पे कोई चीज है जिसका मास m0 है और वो नीचे की तरफ आ रही है। अब ये फिलहाल h हाइट पे है और अर्थ का रेडियस जो होता है वो RE मान लेते हैं अभी, RE यानी अर्थ का रेडियस हो गया RE और ये सरफेस से यानी कि एट दिस पॉइंट सरफेस से ऊपर h हाइट पे है। तो टोटल कितनी हाइट पे हो गया ये, RE प्लस H। तो टोटल अगर सेंटर से हाइट नापी जाए तो RE प्लस H टोटल सेंटर से इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, मानते हो? अच्छा, अब हमें ये शो करना है, आप कह सकते हो, या देखो इसको दो तरीके से एग्जाम में आ सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ छोटा जी,
या फिर आ सकता है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ छोटा जी, या फिर ये भी आ सकता है कि शो करो कि जो छोटा जी है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी इनटू में m1 इनटू में m2 अपॉन में d स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैपिटल जी, यहाँ पे जो मास है एक का वो है m0, है ना, और दूसरे का जो मास है यहाँ पे वो है me। एक का मास है m0, एक का मास है me, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अर्थ, अपॉन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है re प्लस h का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई फोर्स, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाती है फोर्स, ठीक है, ओके। ऑल्सो हम सब ये भी जानते हैं कि जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन भी होता है। अब ये हमने लॉज ऑफ मोशन में सीखा है। अब यहाँ पे हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे और एक्सेलरेशन को हम इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं भाई। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ये भी फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, ये भी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि m नॉट इंटू में जी जो है, m नॉट इंटू में जी जो है वो बराबर आ जाएगा जी m नॉट एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो छोटा जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी बड़ा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये फॉर्मूला पहली बात तो छोटा जी का फॉर्मूला है, और आप देख सकते हैं कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं आ रहा है। कैपिटल जी इंटू में एम ई, यहां पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मास ऑफ अर्थ आ रहा है, और नीचे आर ई प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर आ रहा है, आप सेंटर से कितना दूर हो। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो टोटली डिपेंड नहीं कर रही है किसी भी प्रकार से मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये मास पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं कर रही है, और हमने अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस या वीडियो के माध्यम से देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है मास पर, और हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। अब अगर बात करें कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे ही आ गए, क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर द अर्थ सरफेस, जैसे अभी पिछले वाले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हाइट पे था, अब अगर हम वो कहते हैं कि वो सरफेस पे ही आ गया, एग्जैक्टली सरफेस पे ही है, तो अब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर ई प्लस एच ना होके, पहले तो आर ई प्लस एच था, अब अगर वो क्योंकि सरफेस पे ही आ गए तो अब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर ई प्लस एच ना होके सिर्फ आर ई हो जाएगा। तो अब इस केस में जो छोटा जी का फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस पे वो हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई का स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम अर्थ के सरफेस पे है तो हमें फॉर्मूले में आर ई का स्क्वायर लगाना है, लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर है तो हमें फॉर्मूला आर ई प्लस एच। अब ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर, अब आप 10 मीटर 15 मीटर ऊपर चले गए तो फर्क नहीं पड़ता, 50 मीटर ऊपर चलेगा, 1 किलोमीटर भी चले गए फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कुछ हज़ारों किलोमीटर ऊपर चले गए तो फिर फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। क्यों, और टेंशन वाली बात मत लो, इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। हमारे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में हम अर्थ के सरफेस पे ही हैं, तो यहाँ पे आएगा। और अभी हम लोग क्या भी करेंगे, अर्थ के सरफेस पे इसकी जी की वैल्यू को कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है ना। कहाँ गया, व्हाट विल हैपन इफेक्ट, ये भी नहीं, शो दैट, अच्छा शो दैट कि फ्री फॉल डिपेंड नहीं करता मास पे, मैंने करा दिया आपको, तो बस यहाँ पे वो डेरिवेशन रिपीट कर देनी है। हाँ, लेकिन अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है ये भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे आपको छोटा जी मिल चुका है जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। अब ये ऑब्वियस हो जाता है कि ये तो हमने अभी अर्थ पे निकाला, अब अगर ये काम मून पे करूंगा तो मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, ये काम मार्स पे करूंगा तो मास ऑफ मार्स अपॉन में रेडियस ऑफ मार्स आ जाएगा।
तो वो आपको समझना है, ठीक है। ये पेज अभी हमारे लिए ब्लैंक हो गया। अब अगर आगे बात करें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी गो अप द हिल। अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू के साथ क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। उससे पहले ऐसा करते हैं, हम जी की वैल्यू को हम एट द सरफेस ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। अगर मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ा हुआ हूं तो जी की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको पता हो। ये तो एक ऐसी वैल्यू है जो बच्चे बच्चों को पता होती है कि वो 9.8 होती है, बट वो क्यों आई आओ जरा समझें। तो एट सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे चला जाऊं तो क्या हमारे पास जो छोटा जी है वो हो जाएगा बड़ा जी इनटू में मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब जो छोटे जी की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो बड़ा जी कितना होता है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, तो आंसर है 6 इंटू में 10⁻24। अर्थ का मास होता है 6 इंटू में 10⁻24। क्या हमें ये मास याद रखना है, क्या हमें अर्थ का मास याद रखना है? आंसर है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी अर्थ के मास की जरूरत पड़ती है तो वो पेपर में क्वेश्चन में गिवन आता है। बट मैंने ऐसे भी सवाल देखे 9th क्लास में, 11th वालों को तो याद करना ही है, लेकिन मैं 9th में भी ऐसे सवाल देखे हैं जहाँ पे अर्थ का मास गिवन नहीं था और टीचर ने बोला कि बेटा आपको याद होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अर्थ का मास है आपको याद करना चाहिए, और अर्थ का रेडियस भी आपको याद होना चाहिए जो कि होता है 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर, और हमें इसका स्क्वायर करना है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से 6.67 इंटू में 6 को मैं अलग ले लूंगा, 6.67 इंटू में 6 को अलग ले लूंगा, और नीचे हमारे पास 6.4 का स्क्वायर आ जाएगा। और मैं ऐसी ट्रिक की बात कर रहा था कि जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आए जो 10 की पावर को एक तरफ सॉल्व करो और जो 10 की पावर नहीं है उसको आप एक तरफ सॉल्व करो। अब जैसे यहाँ पे 10 की पावर 11 है माइनस में और 24 है तो 13 बच गया, और नीचे 6 दूनी 12 है, तो ऊपर 13 है नीचे 12 है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक 10 बच जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 0.98, है ना। इसको वो आप कर लेना क्योंकि हमें तो वैल्यू भी याद हो गई है। तो इसको इससे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है 0.98 इंटू में 10 तो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अर्थ के सरफेस पे रहता हूँ, अगर मैं अर्थ के सरफेस पे रहता हूं तो जी की, छोटे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। छोटे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ऑल्दो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि ऊपर जाऊंगा तो ऊपर जाने पे क्या बढ़ता है बच्चों, हाइट। जैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें, जितना ऊपर जाऊंगा हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और वो आपसे इस सवाल में यही पूछ रहे थे, क्या ये कहना ठीक है कि छोटे जी का फॉर्मूला हमारे पास जी एम ए अगर मैं हाइट पे हूं तो अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा? क्या ऐसा कहना ठीक है कि अगर हाइट बढ़ेगी तो जी जो है वो कम होता चला जाएगा? क्यों? क्योंकि जी और हाइट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना भी ज्यादा ऊंचाई पे मैं जाता चला जाऊंगा छोटे जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब आपको एक फैक्ट और बता देता हूं मैं, क्या हमारी धरती गोल है? मतलब क्या हमारी धरती एग्जैक्टली स्फेयर है या वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है? जल्दी बताओ, क्या वो एग्जैक्टली स्फेयर है? कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, टाइम देख लेना। क्या हमारी धरती एग्जैक्टली स्फेयर है या वो थोड़ी सी चपटी है, कुछ ऐसे? तो आंसर है कि हाँ भाई, अर्थ हमारी एग्जैक्टली स्फेयर नहीं है, वो काइंड ऑफ ओवल शेप की, आप ऐसा कह सकते हैं। और यही रीजन है, ये हमारे पास इक्वेटर है, मान लेते हैं इक्वेटर, ये हमारे पास इक्वेटर है, इक्वेटर में टी ओ आर आता है, टी ई आर आता है, देख लेना यार। और ये हमारे पास आपको पता ही है पोल्स हैं, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल, ऑल्दो अर्थ टिल्टेड है बट ठीक है, अभी हम ऐसे रेफरेंस में ये पोल ले रहे हैं। तो ये हमारे पास पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये जो जी की वैल्यू हमने निकाली है 9.8, वो एक्चुअली पोल पे निकाली है। तो यहां पे अगर जी की वैल्यू हम बात करें जी पोल पे, तो क्या वो जी पोल पे और जी इक्वेटर पे दोनों सेम होंगे या अलग होंगे? जल्दी बताओ मुझे आप, कमेंट सेक्शन पे इसका भी आंसर दो कि जी की वैल्यू पोल पे और जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या ये सेम होगी या अलग अलग होगी? जी की वैल्यू पोल पे और जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या ये सेम होगी, क्या ये अलग अलग होगी? जल्दी बताओ,
जी की वैल्यू पोल पे और जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या ये सेम होगी या अलग अलग होगी? तो आंसर है अलग होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं पोल पे हूं तो मैं अर्थ के अलग डिस्टेंस पे हूं, और जब मैं इक्वेटर पे आ गया, बिकॉज धरती परफेक्ट स्फेयर नहीं है, अगर धरती परफेक्ट स्फेयर होती तो हर जगह पे रेडियस सेम होता, बट ऐसा है नहीं, जिसकी वजह से जब मैं पोल से इक्वेटर पे जाऊंगा तो जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो ध्यान रखना, जी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखने, इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक दो सवाल भी है, हम देखेंगे कैसे। बट जी की वैल्यू पोल पे जो है वो ज्यादा होती है और इक्वेटर तक आते 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 जी की वैल्यू कम हो जाती है। ऑल्दो अगेन 9.8 एवरेज वैल्यू, आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त टेंशन नहीं लेनी है। आपको बोला जाए एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया तो आप जी 9.8 ही लोगे, आप उसकी टेंशन मत लो। और कभी कभार तो हम जी को 10 ही ले लेते हैं, कभी कभार तो न्यूमेरिकल्स में हम जी की वैल्यू को 10 ही ले लेते हैं। लेकिन अगर आपसे एक ऐसा कोई सवाल पूछा जाए थ्योरी बेस्ड कि जी की वैल्यू इक्वेटर और पोल पे सेम होती है या अलग, तो आंसर है अलग होती है। इसका रीजन है, चाहे आप लिख लो, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल एंड इक्वेटर, बिकॉज, चाहे तो लिख लो, वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल एंड इक्वेटर बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, earth is not a perfect sphere, hence its radius changes, due to which value of छोटा g also changes, due to which value of छोटा g also changes। समझ गए? डन है। तो छोटे जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, और अर्थ के सरफेस पे, अगर ये तो मैंने होमवर्क दे दिया, अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू 9.8 रहती है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस तो समझ गए ना, चाहे तो लिख भी लो भाई। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कैपिटल जी की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 है, स्मॉल जी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैपिटल जी जगह चेंज होने पे चेंज नहीं होता है, लेकिन स्मॉल जी जगह चेंज होने पे चेंज होता है। कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर यूनिट है, वहीं पे स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वो एक्सेलरेशन है। कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन स्मॉल जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम आपको आगे हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे कि जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और अर्थ के सेंटर पे अगर आप चले जाओगे या अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर कहीं चले जाओगे तो जी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। बट द पॉइंट है इसकी, ये पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। हमारे पास, आपको सबको याद होगा, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती थी। पहली इक्वेशन हमारे पास हुआ करती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास पहली इक्वेशन हुआ करती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास दूसरी इक्वेशन होती थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबको ये इक्वेशन पता है। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और थर्ड थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये तीनों इक्वेशन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कुछ इस प्रकार। पहले अगर आपको याद हो, हमारे पास हर एक इक्वेशन में चार वेरिएबल्स हुआ करते थे, मतलब चार चीजें होती थी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती थी। उसमें से तीन वैल्यू आपको एग्जाम में देते थे और चौथी आपसे पूछते थे। इस प्रकार से हमने न्यूमेरिकल काफी भी किए। लेकिन अब चीजों में बदलाव कैसे आ जाएगा? अब क्योंकि हम फ्री फॉल पे ये इक्वेशन लगा रहे हैं, यानी कि चीज को ऊपर फेंक रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं कि फ्री फॉल हो रहा है, तो इस केस में हम जो एक्सेलरेशन है वो तो जी ही रखेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बजाय जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। पहले एक्सेलरेशन या तो निकालना होता था या इसकी वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन अब g की वैल्यू में पता है 9.8।
अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हमें 9.8 लेनी होती है, बट अगर क्वेश्चन में दे रखा होता है तो हमें फिर कभी कभार 10 भी दे रखा होता है, जो दे रखा हो वो ले लेना है, कहने का मतलब है। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेसिकली हमारी हाइट ही होगी, है ना। तो मैं s को h भी लिख सकता हूँ चाहे तो, बात तो एक है वैसे। s मतलब किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन h अब हमारे लिए हाइट हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बजाय जी टी स्क्वायर आ जाएगा ना, जी टी स्क्वायर, बिकॉज ए की बजाय जी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू पता होगी हमें। सिमिलरली यहाँ पे भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बजाय 2a के बजाय जी हो गया और s के बजाय हाइट हो गया। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब जी की जो वैल्यू होगी वो पता होगी, यानी एक्सेलरेशन है पता होगा, तो न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी भी हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, ये बात क्योंकि आप जानते हो कि जी एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये हम लोगों ने मोशन चैप्टर में भी डिस्कस किया था। क्योंकि जी को आप कुछ नया मत मानो, ये एक्सेलरेशन ही तो है, बस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है। तो अपवर्ड मोशन, अगर मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका होगा तो अपवर्ड मोशन के दौरान आपको जी जो है वो नेगेटिव में लेना होगा। अब 10 दे रखा है तो -10, और 9.8 दे रखा है तो -9.8। लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर जाते वक्त हम सबको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। ऊपर जाते हैं तो डी एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, तो वेलोसिटी कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव में लेना है। और अगर मैं नीचे आ रहा हूं, डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, तो उस केस में जी जो है वो मुझे पॉजिटिव लेना होगा। ऊपर से नीचे आते वक्त जी पॉजिटिव क्यों लेते हैं? ऊपर से नीचे आते वक्त जी पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो बढ़ता, मतलब वेलोसिटी जो होती है, सॉरी, वो बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो जी जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। समझ गए? तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब हम अगला टॉपिक पे चल रहे हैं, वो मास और वेट है। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना मैंने आपको एक बार पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हम आखिरी मतलब इस चैप्टर के शुरू में मैंने बताया आपको कि हमारे पास 2 हाफ है। तो एक हाफ के आखिरी टॉपिक पर चलेंगे, मास एंड वेट, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल एक नया टॉपिक, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। उस नए टॉपिक का नाम होगा प्रेशर। तो इसीलिए मास और वेट थोड़ा सा हैवी टॉपिक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बारी इन सारी चीजों को ढंग से रिवाइज कर लो, तब आप मास और वेट पे चलो। ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया, पिछला रिवाइज किया, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। टॉपिक है हमारे पास मास वर्सेस वेट। अब मास वर्सेस वेट में बेसिकली हमें मास और वेट में डिफरेंस तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि जो वेट है और मास है वो आपस में अलग कैसे है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका आंसर मन ही मन दे देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg, ऐसे बोलेंगे। बट जो आप जो बोल रहे हो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका वेट कितना, और आप कह रहे हो 30 kg, एक्चुअली में वो 30 kg आप मुझे अपना वेट नहीं बता रहे हो, आप मुझे अपना मास बता रहे हो। वेट अगर मैं आपसे, मान लो अगर आपका वजन 40 kg है, ठीक है, अब अगर मैं आपसे वेट पूछूं तो वो 400 न्यूटन के आसपास होगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। लेकिन सबसे पहली बात तो हम जो अपने डेली लाइफ में वेट शब्द यूज करते आ रहे हैं वो गलत यूज करते आ रहे हैं, ये बात आपको समझनी होगी। पहले वेट और मास की परिभाषा लिखते हैं, फिर वेट और मास में डिफरेंशिएट भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले वेट और मास की ऐसा करते हैं, इतने एरिया में परिभाषा लिखते हैं। ठीक है। पहले समझते हैं कि मास क्या है भाई। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। देखो, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर पड़ा हुआ है, जैसे इसके अंदर कितना मैटर है, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितना मैटर है, इसको हम मास बोलते हैं। लेकिन वेट एक बहुत अलग चीज होती है। वेट का मतलब होता है इट इज अ फोर्स, यानी पहली बात तो ये एक फोर्स है। इट इज अ फोर्स बाय विच
बाय विच, अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। पहली बात तो वेट एक बहुत डिफरेंट चीज है। वेट का मतलब होता है कितनी फोर्स से अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। मास का मतलब ये नहीं होता है। मास का मतलब होता है आपके पास कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, लेकिन वेट होता है कि अर्थ आपको कितनी फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है। अब मास और वेट में रिलेशन क्या है? क्या ऐसा कह दें कि वेट एक फोर्स है? यस। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो एम ही है। अब एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि हम अर्थ के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि अर्थ आपको कितनी फोर्स से खींच रही है, तो एक्सेलरेशन को मैं जी बोल दूंगा। तो बेसिकली हमारे पास जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी। यानी वेट निकालने के लिए हमें मास को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था आपको, जैसे कि मान लो आपका जो मास है वो 40 केजी है, मान लेते हैं आपका मास 40 केजी है। अब अगर आपके वेट की बात की जाए तो वेट के लिए फॉर्मूला मैंने बोला m इंटू में जी, ठीक है। अब m आपके पास 40 है। अब आप g की वैल्यू अगर 9.8 लेते हो तो भी अलग बात है, 9.8 लोगे तो बस कैलकुलेशन मुश्किल। तो अभी के लिए मैं 10 अगर ले लूं लगभग लगभग, तो वेट मेरा हो जाएगा 400। और दूसरी बात न्यूटन में आएगा। पहली बात तो वेट मेरा 40 नहीं है, वेट मेरा 400 है, और वो भी न्यूटन में होगा क्योंकि वेट एक फोर्स है। तो पहली बात तो समझो कि मास और वेट दोनों बहुत अलग चीजें हैं। अब हम इसको ठीक नहीं कर सकते। देखो ऐसा नहीं है कि मैं एक साइंस का टीचर हूं और मुझसे कोई पूछता है कि मेरा वेट कितना है तो मैं 800 न्यूटन बोलता हूं। नहीं, मैं भी 80 किलो ही बोलता हूं, क्योंकि मैं किसी और के सामने साइंस क्यों अपनी झाड़ूं बेटा, समझ रहे हो। और ये अच्छी बात भी नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है और सामने वाले को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है और आप उसके सामने इंग्लिश में बोले जा रहे हो और आपको हिंदी आती है तब भी आप बोले जा रहे हो, तो आप एक पढ़े लिखे नहीं कहलाए जाओगे ना। वो फिर कम्युनिकेशन ही नहीं करना आ रहा आपको, तो आप पढ़े लिखे नहीं कहलाए जाओगे। तो मैं किसी राह चलते इंसान कोई मुझसे पूछ ले, वैसे राह चलता क्यों पूछेगा, कोई भी मुझसे अपने घर के बाहर, अभी इस कमरे के बाहर जाते हैं मुझसे कोई पूछ ले कि सर आपका वेट कितना है, तो मैं तो 800 न्यूटन ही बोलूंगा, है ना। ओ सॉरी, मैं तो 80 किलो ही बोलूंगा। अभी इस कमरे में हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मेरा बताना फर्ज है कि मेरा जो वेट है वो 80 केजी इंटू में 9.8 या 10 है, जो कि 800 न्यूटन है। तो पहले तो ये समझो अब मास और वेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैंने क्योंकि आपको मास और वेट इतना तो पढ़ा दिया कि आप मास और वेट के बीच में डिफरेंशिएट कर सको। ऐसा करते हैं, चलो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये मास है और ये वेट है, यहाँ पे वेट है। ऐसा करते हैं, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए जल्दी से पॉज करो और आपको जितने मास और वेट में डिफरेंसेस आते हैं आप अपने तरफ से बनाओ। मैं साइड हो जाता हूं। आपको जितने मास और वेट में डिफरेंस आते हैं आप जल्दी से उतने डिफरेंस बना दो जितने आप पॉसिबली बना सकते हो। जल्दी से जितने डिफरेंस आप बना सकते हो उतने बना दो, बाकी बात तो बात की है। ठीक है, डन है। वीडियो पॉज कर लो आराम से, उसके बाद बना लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि आपको जितना टाइम जल्दी बना लो, बट ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट, जितना आपके मन में डिफरेंस आ पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने डिफरेंशिएट किया। सबसे पहला डिफरेंस तो उनकी परिभाषा ही है। मास क्या है भाई? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास क्या है भाई? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। लेकिन वेट क्या है भाई? मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। लेकिन वेट क्या है भाई? फोर्स बाय विच अर्थ attracts a body towards center। तो पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें, इसकी एस आई यूनिट क्या होती है हम सबको पता है। इसकी एस आई यूनिट होती है किलोग्राम, के भी छोटा और जी भी छोटा। इसकी एस आई यूनिट क्या होगी भाई? इसकी एस आई यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन। न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है तो न्यूटन। ठीक है जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं।
मास फिक्स रहता है। देखो टाइम के साथ तो मास चेंज होता है। आप सब पैदा तो 40 किलो के नहीं हुए थे, है ना? आप सब पैदा तो 40 किलो, लेकिन आज आप माशाअल्लाह 40 किलो से काफ़ी ऊपर भी हो सकते हो, 40 थोड़ा सा नीचे, लेकिन आप पैदा तो 2-3 किलो के हुए थे। आज आप 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, भगवान की कृपा से आप काफी ज्यादा किलो के हो। तो मास आपका बड़ा तो है, लेकिन वो समय के साथ बढ़ता है, जगह के साथ नहीं। अब मैं यहां से माउंट एवरेस्ट पे मुझे खटाक से कोई ले जाए तो क्या मैं अपना मेरा मास नहीं हो जाएगा? आंसर नहीं होएगा, है ना? तो रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। प्लेस चेंज करने पे या हाइट चेंज करने पे मास चेंज नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको आज ही बताया कि जगह चेंज करोगे तो जी चेंज होगा, और जी चेंज होगा 9.8 से कम होगा तो वेट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू हाइट और प्लेस। जगह चेंज होने पे और प्लेस, जगह चेंज होने पे या हाइट चेंज होने पे वेट चेंज हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांट बी जीरो। अच्छा, स्केलर वेक्टर तो है, ठीक है, एक और आएगा, कांट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता। किसी का मास कभी जीरो कैसे हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन वेट, अगर जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वेट नेगेटिव हो जाएगा, जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वेट भी जीरो हो जाएगा। तो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आखिरी डिफरेंस, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक फोर्स है तो ये वेक्टर है, लेकिन मास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये हुआ हमारे पास मास और वेट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हम सबके घरों में वेइंग मशीन है, सबको पता है हमारे घर में एक वेइंग मशीन है, यहाँ पे भी है। चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगा। मेरे घर के लिफ्ट में है, ऑल दो आप समझ जाओगे, लेकिन वेइंग मशीन ये हमारी जो वेइंग मशीन होती है, ये वेइंग मशीन हमारा मास नापती है या वेट नापती है? जो वेइंग मशीन होती है ये हमारे मास को कैलकुलेट करती है या वेट को कैलकुलेट करती है? आंसर है ये हमारे वेट को कैलकुलेट करती है। बट ये हमें जो देती है, ये जो हमें देती है वो मास देती है। मतलब ये कैलकुलेट वेट करती है। एक्चुअली करती क्या है, देखो डिटेल में नहीं जाना, अभी आप 9th के हो, बट ये आपका वेट कैलकुलेट करती है कि अर्थ आपको कितनी फोर्स से खींच रही है। तभी तो पैर के नीचे रखते हैं, इसको हम सर पे रखेंगे तो रीडिंग नहीं आएगी। तो ये हमें हमारा वेट देती है। अब वेट को ये अपने आप 9.8 से डिवाइड करके हमें जो रीडिंग देती है वो मास की देती है। तो ये कैलकुलेट वेट करती है बट रिजल्ट में मास का देती है। अब अगर मैं लिफ्ट में चढ़ जाऊंगा तो लिफ्ट में चढ़ने से जब लिफ्ट ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, तो आपको बड़े होकर पढ़ाया जाएगा कि इफेक्टिवली जी की वैल्यू चेंज होती है। मैं पढ़ाऊंगा कि इफेक्टिवली जी की वैल्यू में बदलाव आता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है और नीचे आती है। इसलिए लिफ्ट में खड़े होकर हमें हल्का या भारी महसूस होता है। और ये रीजन देखो, अगर ये मास कैलकुलेट कर रही होती तो लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने से कोई बदलाव नहीं आते। इसका मतलब है ये वेट कैलकुलेट करती है। आओ एक वीडियो दिखाता हूं आपको सबसे पहले। और उस वीडियो में क्या है कि लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हुए मेरा रीडिंग चेंज हो रही है। अब आपको लगेगा मेरा मास की रीडिंग चेंज हो रही है, बट एक्चुअली वेट की रीडिंग चेंज होने की वजह से वो जो रिजल्ट मुझे दे रहा है मास का वो भी अलग दे रहा है, बट मास चेंज होता नहीं है। ध्यान रखना, एक बार वीडियो देखो फिर समझ जाओगे आप। चलो, तो जब भी हम लोग एक लिफ्ट में खड़े होते हैं या चलते हैं, लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है तो हमें हल्का या भारी महसूस होता है। तो क्या हम अगर एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर एक लिफ्ट के अंदर चलें तो क्या इस मशीन में भी रीडिंग्स अलग अलग आएंगी हमारे वेट? क्योंकि हम सब जानते हैं ऐसी वेइंग मशीन हमारे वेट को कैलकुलेट करके हमारे मास को हमें देती है। पहले तो ये देखते हैं कि मेरा एक्चुअल जो मास है या सो कॉल्ड वेट है वो कितना है। पहले हम लोग जाएंगे लिफ्ट में ऊपर की तरफ और देखते हैं कि वेट हमारा बढ़ता है कि नहीं, और फिर हम जाएंगे नीचे की तरफ और देखते हैं वेट हमारा कम होता है। तो यहाँ पे मैं 4th फ्लोर दबा रहा हूँ और मैं अगर इसके ऊपर चढ़ूं तो आप देख सकते हैं कि ये 72, इसने मेरी रीडिंग को 72 दिया है। 1st फ्लोर का बटन दबा रहा हूँ और मैं इस पे अगर चढ़ूं तो आप देखिएगा, ये देखिए रीडिंग मुझे कितनी दे रहा है। हाँ, और वापस से तो आपने अगर देखा तो इनिशियली रीडिंग जो है वो 1-2 किलो की कम दिखाई इसने, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही थी। फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गई तो वापस से मेरा वेट उसने 70 दिखाया। इसका मतलब है कि जो हमारे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल सही है, उसको हमने आज रीडिंग्स के माध्यम से भी ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो आप समझे होंगे अब इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे एक्चुअली में जो वेट है वो वेरी करता है और वेइंग मशीन वेट नापती है, ना कि मास।
अब ऊपर जाते हुए वेट बढ़ा क्यों और नीचे जाते हुए वेट कम क्यों हुआ, ये आपकी पढ़ाई से अभी रिलेटेड नहीं है, ये 11th क्लास के लिए है। बट हाँ, ये वीडियो सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि हाँ देखो भाई कि जो वेट है एक्चुअली में वो वेरी करता है, मास वेरी नहीं करता है। वेइंग मशीन वेट नापती है, मास नहीं। ठीक है, चलिए अब एक छोटा टॉपिक और पढ़ते हैं जिसकी वजह से हम लोग छलांग मारेंगे फिर इसके सेकंड हाफ पे यानी कि प्रेशर पे। बट छोटा टॉपिक कहता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। देखो अब होता क्या है कि जो वैल्यू ऑफ जी होती है ऑन मून, ये एक्चुअली में 1/6 होती है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। अब ये ऐसा क्यों होता है वो तो अगेन हमने जैसे स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे निकाली, ऐसे ही हम स्मॉल जी की वैल्यू मून के सरफेस पे भी निकाल सकते हैं। और अगर हम निकालते हैं तो आंसर 1.7 कुछ आता है, जो कि 1/6 होता है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। यानी कि शॉर्ट में लिखूं तो जी की वैल्यू मून पे जो होती है वो 1/6 हो जाती है जी की वैल्यू जो अर्थ पे होती है उसके। अब अगर जी की वैल्यू 1/6 है तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि जो वेट है वो भी 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या होता है mg। तो अगर g की वैल्यू 1/6 हो जाती है तो वेट भी 1/6 हो जाता है। तो यहां पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो वेट है मून पे वो भी 1/6 हो जाएगा जो कि वेट होता है अर्थ पे। तो अगर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है और इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे भी, लेकिन अगर आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है और आपको वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून दोनों निकालना है तो और मास दे रखा है, तो वेट ऑन अर्थ तो पता ही है mg कर देना, m को g, अब g के लिए अगर 9.8 दे रखी है तो 9.8 वरना 10 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन आपको मून पे अलग से काम नहीं करना, जो भी आपका वेट आया है अर्थ पे उसका 1/6 कर देना। लेट्स से एक लड़का है जो 60 kg का है, ओह सॉरी, एक लड़का है जो कि 60 kg का है, तो अगर मैं मान लो अभी जी के लोगों को 10 मान लूँ तो उसका वेट कितना हो गया 600 न्यूटन। ये कहाँ पे हुआ, अर्थ पे हुआ। अब मून पे वही कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। मास तो सेम ही रहेगा लेकिन वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल करते वक्त। और इसी के साथ बच्चों मुबारक हो, हमारा इस चैप्टर का पहला हाफ जो है वो खत्म होता है। और अब हमारा अगला हाफ, पहली बात तो इतना जैसे हमें लगभग 1 घंटा के आसपास हो गया होगा पढ़ते हुए, है ना, 1 घंटा कुछ मिनट हो गए होंगे पढ़ते हुए। तो कहने, क्योंकि वीडियो भी डाली है बीच में, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो अगला टॉपिक है वो 1 घंटे का तो नहीं है, 45 मिनट्स के आसपास या आधे घंटे के आसपास है। बट द पॉइंट इज कि अगला टॉपिक, जैसे अभी हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें, आगे अब हमें इस पूरे अगले हाफ में 2 मेन चीजों के बारे में बात करनी है, प्रेशर और डेंसिटी। और डेंसिटी के साथ साथ एक टॉपिक आएगा बायोंट फोर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर, और प्रेशर से भी पहले हमें बात करनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट। तो एक नया वर्ड आपके जीवन में आ रहा है, थ्रस्ट। अब थ्रस्ट को समझना होगा और तब आपको थोड़ा प्रेशर बेहतर समझ में आएगा। अब थ्रस्ट क्या होता है, तो परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो लेट अस सपोज हमारे पास यहां पे एक ब्लॉक है, ठीक है ना। अब इस ब्लॉक पे मैंने 3 फोर्सेस लगा दी। लेट से एक फोर्स मैंने लगाई, ये रही मान लो F1, ठीक है। एक फोर्स मैंने लगाई लेट से ये F2, और एक फोर्स मैंने यहां पे लगाई लेट से F3। ये मैंने 3 फोर्सेस लगा दी इसके ऊपर, ठीक है। फोर्सेस कौन कौन सी लगाई, F1 लगा दी, F2 लगा दी और F3 लगा दी, ठीक है। अब इसमें से अगर आप नोटिस करें थोड़ा, अगर मैं इनको थोड़ा दूर दूर कर दूं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ये जो F1, F2 और F3 फोर्स है अगर आपको दिख रहा हो, इसमें से जो F2 वाली फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है ना। अगर मैं इसको कलर भी कर दूं आपको दिख रहा हो, तो ये जो F2 वाली फोर्स है ये हमारे पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फोर्स, यहां पे 3 फोर्स हैं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फोर्स ओनली सेकेंड फोर्स
कैन बी कंसीडर्ड एज थ्रस्ट। यानी देखा जाए तो यार थ्रस्ट कुछ भी नहीं है, थ्रस्ट एक फोर्स ही है। इसकी ऐसा यूनिट ऑब्वियस सी बात है न्यूटन ही होगी, ये कुछ नहीं है सिवाय फोर्स के। लेकिन ऐसी फोर्स जो कि बॉडी के परपेंडिकुलर लगती हैं उन्हें हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। जैसे डेली लाइफ में अगर बात करूं, मैं दीवार पे कील ठोक रहा हूं तो जो कील दीवार पे फोर्स लगा रही है, अगर कील सीधी जा रही है तो वो परपेंडिकुलर फोर्स है। मैं खड़ा हुआ हूं इस वक्त, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं बेसिकली वो परपेंडिकुलर है। मैं एक पिन को एक सॉफ्ट बोर्ड में घुसेड़ रहा हूं तो वो एक परपेंडिकुलर फोर्स है। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर लगाई जाती है उन फोर्सेस को हम लोग थ्रस्ट कह देते हैं, पहली बात तो। अब यहां से आता है एक नया अगेन शब्द, वो है प्रेशर। प्रेशर एक नया शब्द नहीं है, बट हमारे लिए इस चैप्टर में एक नया टॉपिक आता है, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का हिंदी अनुवाद हो जाता है दबाव, तनाव। तनाव तो खैर गलत होगा, दबाव। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दबाव। तो प्रेशर क्या है फिजिक्स के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यह कोई नई परिभाषा नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है प्रेशर आप सबको पहले से पता है। बस शायद ये बात आज आपको पता लगी हो कि यहाँ पे जब हमें फोर्स लेनी होती है वो परपेंडिकुलर लेनी होती है। बस ये आपको शायद ना पता हो कि प्रेशर में फोर्स जो लेते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमने सिर्फ ऐसा बोला कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन एक्चुअली में प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। यानी अगर मैं प्रेशर के फॉर्मूले पे जाऊं तो प्रेशर का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा भाई? प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा ऐसी फोर्स जो कि मैंने लगाई हो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में आ जाएगा नीचे एरिया। अब क्या मैं परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट भी कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। इसीलिए प्रेशर का एक और फॉर्मूला बनता है विच इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब आप ये भी बात समझना कि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे या आगे की पढ़ाई कर रहे होंगे तो हम बार बार नहीं बोलेंगे, हम ये बार बार नहीं बोलेंगे कि हम जो फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। आपको समझना होगा कि प्रेशर तभी डेवलप होता है जब फोर्स परपेंडिकुलर होती है, ये बात समझना है। क्योंकि हम बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट, हम आगे जाके प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही बोलने वाले हैं, ध्यान रखना। तो प्रेशर के लिए वी यूज कैपिटल P, फोर्स के लिए वी यूज कैपिटल A, एंड जनरली फॉर एरिया वी यूज कैपिटल A, फोर्स के लिए कैपिटल F। तो यहां से हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है फोर्स अपॉन एरिया। अब जल्दी से आपको क्या करना है, प्रेशर की मुझे SI यूनिट कमेंट सेक्शन पे लिखनी है। इसकी दो SI यूनिट होती हैं, एक तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बनती है और एक एक्चुअली में किसी के नाम पे भी रखी गई है। तो जल्दी से टाइम स्टैम्प के हिसाब से कमेंट सेक्शन पे मुझे बताओ कि प्रेशर की दोनों SI यूनिट्स क्या होती हैं। एक यूनिट बनेगी इस फॉर्मूले के हिसाब से और एक किसी के नाम पे है। जल्दी से बताओ वो दो यूनिट्स कौन सी हैं, जल्दी से, खटाक से। जल्दी करो भाई। हाँ, तो आई होप आपने किया हो यूनिट। एक यूनिट तो इसके फॉर्मूले से बन जाएगी। क्या बनेगी भाई? इसके फॉर्मूले में ऊपर क्या आ रहा है भाई? फोर्स आ रहा है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास? न्यूटन होती है, न्यूटन। सबने कमेंट सेक्शन पे आई होप आंसर लिखा हो। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो एक तो बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक तो बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या इसकी और भी कोई यूनिट होती है? तो आंसर है हाँ, आई होप आपको ये पता हो, और वो होती है पास्कल। बहुत ही महान इंसान लुइस ब्लेस पास्कल, उनके नाम पे रखी गई पास्कल, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल P एंड स्मॉल a। मैंने शायद ये बहुत बार बताया है, कोई भी यूनिट जिसके नाम पे रखी जाती है वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की जाती है, अगर एक है तो, और अगर दो है तो पहला वाला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल आता है। तो ये आता है हमारे पास पास्कल। अब 1 पास्कल कब आएगा? अगर मैं यहाँ पे एक क्लाउड बना के बात करूं कि 1 पास्कल कब बनेगा, तो 1 पास्कल का प्रेशर बनेगा जब मैं
1 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। आपको समझना होगा कि 1 पास्कल एक बहुत छोटा प्रेशर है, 1 न्यूटन की फोर्स कुछ भी नहीं होता, और वो भी 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया होता है। 1 मीटर स्क्वायर मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स 1 मीटर हो, काफी बड़ा बनेगा। उस पे मैं सिर्फ 1 न्यूटन की फोर्स, 1 न्यूटन बहुत कम होता है, अंदाजा लगाओ। मैं इस वक्त बस खड़ा हुआ हूं इस फ्लोर पे, तो 800 न्यूटन लगा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि 1 न्यूटन बहुत ही छोटा होता है। इसलिए 1 पास्कल एक बहुत छोटी यूनिट है। लेकिन 1 पास्कल कब आएगा? जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा। 1 पास्कल कब आएगा? जब मैं किसी पे भी 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा और उसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हुआ, तो जो प्रेशर बनेगा वो 1 पास्कल बनेगा। अब इन सब में अगर आप नोटिस कर पाए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, एक नोट का पॉइंट पे यहां पे भी लिखना चाहूंगा कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, या मैं एरिया को कम कर दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम काफी वीडियोस के थ्रू समझते आओ कि प्रेशर के बढ़ने पे एरिया जो है वो कैसे कम होता है, या प्रेशर के कम होने पे एरिया कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम कौन कौन सी वीडियोस देखने वाले हैं। जैसे एक वीडियो है जिसमें मैंने खीरा लिया और उसको एक बार मैंने एक मोटी रस्सी से वजन लगा के टंगाया और एक बार पतली रस्सी से। तो पतली रस्सी में एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और वो खीरे को काट देगा। ये वाली वीडियो देखेंगे हम। एक वीडियो जहाँ पे ये आपने सबने देख रखी होगी कि अगर हम 1 कील के ऊपर बैलून को रखें तो वो फट जाता है, लेकिन बहुत सारी किलो के ऊपर अगर बैलून को एक साथ रखा जाए तो वो नहीं फटता, क्योंकि बहुत सारी किलो में एक साथ एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, बैलून फटना मुश्किल होगा। ऐसे ही बहुत सारी, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जो मैंने अभी हाल ही में बनाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो मैं उसके क्लिप्स यहाँ पर डाल दूंगा, वरना सारी वीडियोस के कंप्लीट वर्जन्स आपको साइंस एंड फन पे मिल जाएंगे। हमारे वाले जो 5.5 मिलियन हमारा चैनल है उस पर। वहाँ पे मैंने क्या किया, एक बहुत सारे बल्ब लिए। अगर मैं एक बल्ब के ऊपर किसी को खड़ा करूंगा तो बल्ब चूर चूर हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, बहुत सारे बल्ब लिए और बहुत सारे बल्ब के ऊपर बच्चे को खड़ा किया तो बल्ब नहीं टूटा। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट क्लिप्स डाल रहा हूँ, बट आप इनके कंप्लीट वर्जन देखना चाहें तो साइंस एंड फन पे जाके देख सकते हैं। तो ये 3-4 वीडियोस आओ, 3 वीडियोस एक बार देखते हैं लाइन में कि कैसे एरिया के बढ़ने पे प्रेशर कम होता है और कैसे एरिया के कम होने पे प्रेशर बढ़ता है, और फिर इनके हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली लाइफ में भी देखेंगे। पहले आओ ये वीडियो देखते हैं। देखो हम मल्टी कलर बैलून्स लाए हैं बेटा। एक कील है। अब इस कील के ऊपर मैं नहीं, ये क्योंकि बेटा ऐसे तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। कितने गंदे हाथ लोग हो यार, तुम्हारा टीचर तुमसे झूठ बोलेगा? क्या हम ऐसा कहते हैं रखते ही फट गया? बेटा आप इसके स्ट्रक्चर पे मत जाना, बहुत मुश्किल ठोकी है मैंने इसमें कीलें, ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि किसी कारपेंटर के हाथ की सफाई है? घबराने वाली बात नहीं। हाँ अच्छा देखो मेरे पास यार डर लगता है बंदे को यार। अच्छा ऐसा करते हैं यार, हमें इसके हाथ पे चोट ना लग जाए, उल्टा करते हैं ताकि अगर चोट लगे भी तो मेरे को लगे। सैक्रिफाइस करोगे तो मैं करूं, प्लीज रोना मत बच्चों, इधर आओ। अच्छा देखो आप मेरी बात तो सुनो यार तुम रुकते नहीं हो। अच्छा देखो ये दब रहा है, लेकिन ये फूटेगा। मैं फाड़ के आया हूं घर में 4 यार। 12 बल्ब लगा के आए हैं, ऐसे रखूं और इसके ऊपर किसी बच्चे को चढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले 7.5 किलो का एक डंबल है, छोड़ दूं? तालियां हो जाए बच्चों, मेरे पेट में कांच ना घुस जाए। एक तो टूट जाएगा। क्या बात है बच्चों, ये रीमा मैम मैडम यार तुम। क्या लगता है बच्चा खड़ा होगा? करके देखें भाई तुम्हारे साथ। यार यहाँ साइंस तुम रोमांटिक हो रहे हो यार। आई लव यू टू मत बोलना बस। अरे बाप रे बाप। 12 बल्ब लगा के आए हैं,
आई लव यू टू मत बोलना बस। अरे बाप रे बाप, पैर रखो तुम, पैर टिका दो, पैर टिका दिए, हाथ बाहर रखो, हाथ बाहर, अबे हाथ फैला लो टाइटैनिक की तरह। 3 2 छोड़ दो। अरे बाप, अरे रुको भाई, दूर से जल्दी जाओ, रोज रोज जैसे नजारे नहीं मिलते हैं भाई। 12 बल्ब, कितना वजन है तुम्हारा? 36 इंटू 10 भाई, बल्ब नहीं चूरे हो रहे। इसका मतलब एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। ये हमारे पास क्या है? खीरा। 2-2 लीटर की 2 बॉटल्स हैं, है कि नहीं है? 4 किलो वजन हो गया। लेकिन ये हमारे पास क्या, इसका एरिया ज्यादा है? लोहे के बाहर देख रहे हो, इसका एरिया क्या है? अगर मैं देखो, अगर मैं इस खीरे को ऐसे उठाता हूं इस बड़े एरिया से, तो ये देखो, क्या खीरे पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? ओ भाई बोलो क्यों? क्योंकि इस कपड़े का एरिया क्या है? अभी आपको इस खीरे पे कोई निशान नहीं दिख रहे होंगे, इसकी वजह से तो, कपड़े की वजह से तो नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन अगर मैं इस खीरे को इससे उठाता हूं, तुम्हारी आवाज से मैं ज्यादा डरा हूं। तो बेटा आपके घर में मेहमान आने हो और आपको खीरा काटना हो, तो ऐसे हम खीरा काट सकते हैं। और एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा। हाँ, तो आई होप आपने समझा कि प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं इन सब माध्यम से। अब हम यही एक्चुअली सारा ये जो पढ़ाई है, आपने पता नोटिस किया कि नहीं कि क्लास के अंदर एक कैमरा लगा होता है, तो हम जो हमारा पेड बैच होता है उसमें हम ये सब कुछ लाइव देखते हैं जाके, बड़ा ही प्यारे तरीके से। तो अगर आप हमारे पेड बैचेस में भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएंगे पेड बैचेस के। अगेन यूट्यूब पे हम पढ़ाते रहेंगे बच्चों, ये हमारा अलग काम है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पेड बैचेस में थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, बट ऑब्वियस क्योंकि हाँ बच्चा हमें पैसे देता है, ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये उनके लिए अनफेयर हो जाएगा जो पैसे दे के आते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये भी होती है कि हमारे जो पेड बैचेस हैं वो ऑफलाइन के साथ होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर फील आती है। अभी तो जैसे मैं हूँ और ये कैमरा है बस, और बस आप हमें सुन रहे हैं, बट वहाँ पे बच्चा सवाल पूछता है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं, स्टेज मतलब पोडियम पे, और फिर एक फील आती है घर पे बैठे हुए बच्चे को भी कि हाँ यार, उसको ऐसा लगता है कि मैं क्लासरूम के अंदर ही बैठा हूँ। तो पेड बैचेस अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक बैच हम लोग लेके आए हैं अभी हाल ही में, जिसमें हम लोग आपको टर्म 2 की पढ़ाई तो करा ही रहे हैं, और टर्म 1 का जो रह गया उसको हम फास्ट ट्रैक में बहुत ही प्यारे तरीके से रिवाइज कराएंगे नवंबर के ख़त्म होते ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं, और बात करते हैं अब हम लोग हमारे ये जो हमने अभी देखा, ये हमारे डेली लाइफ एप्लीकेशन तो नहीं है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे इसके फ़ायदे क्या है तो आप ना बोल दोगे कि हम खीरा काट सकते हैं ऐसे, वो चलो एक डेमोन्स्ट्रेशन है समझाने के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर वर्सेस एरिया, अब मैं यहाँ पे सबको शॉर्ट में लिखूंगा वरना आपके लिए बोर हो जाएगा, आपको समझाऊंगा मैं सब, लेकिन मैं लिखूंगा उसको शॉर्ट में, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला है कि शार्प नाइफ वर्सेस ब्लंट नाइफ। अब आपको पता है कि जब चाकू एकदम नया नया होता है, एकदम शार्प होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से सब्जियों को और फ्रूट्स को काटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शार्प नाइफ का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो शार्प है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे जैसे जैसे चाकू पुराना होता रहता है, घिसता रहता है, आगे से उसकी शार्पनेस ख़त्म होती है, वो ब्लंट होता रहता है, कम शार्प होता रहता है, तो उसका एरिया बढ़ता है, जिसकी वजह से उसको सब्जियां काटने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। सेकेंड, बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रैप्स। आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, क्योंकि अगर वो चौड़े होंगे तो आपके कंधों पे प्रेशर कम लगाएंगे। अगर मैं उसी का एरिया बहुत कम कर दूं, इमेजिन करो जो हमने खीरे वाली वीडियो देखी है, अगर उसी में आपके बैग की रस्सियाँ भी ऐसी बंधी होंगी तो आपके शोल्डर पे बहुत प्रेशर लगेगा, अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो वो ना हो इसके लिए उसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो बहुत ब्रॉड रखी जाती है ना। अब कैमल्स हैव
ब्रॉड फीट। आपने देखा होगा जो कैमल्स होते हैं उनके पैरों का, अब कैमल्स को हम शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप कभी रेगिस्तान में गए हो तो वहाँ चलना बहुत, रेगिस्तान या बर्फ इनमें चलना बहुत मुश्किल होता है। हम अगर नॉर्मल जूते पहन के जाएं या हमारे घर की लेडीज़ अगर हील्स पहन के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। हम नॉर्मल जूते में भी ढंग से नहीं चल पाते। बट जो ऊँट होता है यानी कैमल होता है वो अपना तो भार उठाता ही है, साथ में लोगों को भी उठाता है। लोगों को भी उठा उठा के वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन मिट्टी चलना, है ना। बट वो फिर भी कर पाता है, वो धंसता नहीं है क्योंकि उसके जो पैर होते हैं उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर बहुत कम। अब इसकी इतनी एप्लीकेशन है कि हम पूरे दिन बात कर सकते हैं ना। नेल्स हैव शार्प एंड, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि नेल्स हैव शार्प एंड में मैंने एक वीडियो में क्या बोला कि मैंने एक लकड़ी में कील को ठोका और फिर वहीं पे एक कील को लक्ष्य, हमारे जो ऑफलाइन के सेंटर को संभालते हैं उनमें से एक लड़का है लक्ष्य, उसको बुलाया और उसने कील को ठोका। वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो उसको बस ठोकना कैसा था, उल्टा। आपको पता है एक कील का एक फ्लैट एंड होता है और एक शार्प एंड होता है। तो शार्प वाले एंड से मैंने ठोका, कील बहुत आसानी से ठुक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और फ्लैट एंड से उसको ठोकना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यही कारण है बेसिकली कि जो एरिया है आगे शार्प एंड का वो बहुत कम है, ताकि कील जो है वो आसानी से दीवार या लकड़ी के अंदर चली जाए। क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, रात हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक आध और बताता हूँ, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैव अगेन ब्रॉड टायर्स, है ना। अब जो ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें मिट्टी में या कीचड़ में भी कभी कभार चलना पड़ता है। अब अगर उनके अंदर बहुत पतले टायर्स लगे होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी आपको पता है। टायर बहुत पतले होंगे तो एरिया बहुत कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, टायर धंसेंगे आसानी से अंदर। इसलिए उनके जो पीछे वाले खासकर टायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। या जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ जो ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई हैं, जो मिट्टी पे चल पाएँ आसानी से, पहाड़ों पे चल पाएँ, उनमें हमेशा से आपको पता है कि जो टायर होते हैं वो बहुत चौड़े रखे जाते हैं ताकि वो आसानी से ऑफ रोडिंग कर पाए। कभी कभार अगर कीचड़ में जाना भी पड़ जाए एक आध जगह से तो जाना बड़ा आसान हो। ऐसी बहुत सारी और एप्लीकेशन जहाँ पे एरिया बहुत कम होता है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, या एरिया बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो ये डेली लाइफ हमारी एप्लीकेशन है। अब अगर बात करें प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड्स, पहली बात तो फ्लूइड क्या होता है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, गैसेस और लिक्विड्स को हम फ्लूइड कहते हैं। अल्टीमेटली जो भी चीज़ बह सकती है, जो भी चीज़ इधर से उधर बह के जा सकती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, फ्लूइड्स कह देते हैं, है ना भाई, उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड्स। अब सॉलिड्स और फ्लूइड्स के प्रेशर में फ़र्क क्या होता है। सॉलिड्स जो होते हैं वो हमेशा प्रेशर नीचे से, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ इधर तो मैं नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर एक आटे की बोरी में आप ऊपर से छेद कर दोगे तो आटा ऊपर से बाहर नहीं आएगा, है ना। लेकिन वहीं पे एक बैलून में जिसमें हवा भरे रखी है, अगर आप ऊपर से एक छोटा सा छेद कर दोगे तो हवा हर तरफ से बाहर आएगी। कहीं भी छेद कर दो, ऐसे ही पानी भी, क्योंकि जो प्रेशर बाय फ्लूइड्स होता है वो हर डायरेक्शन में लगता है। लेकिन वहीं पे प्रेशर बाय जो सॉलिड होता है वो नीचे। और हम ये आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जितना गहराई पे जाओ प्रेशर फ्लूइड्स का बढ़ता भी है विद डेप्थ। जितना गहराई पे जाओ, जैसे अगर आपने पानी का जग ऊपर तक भरा रहता है, आप उसका नलका खोलते हो तो पानी बहुत तेजी से बाहर आता है। धीरे 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 उसमें पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है। पानी कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी नीचे कम आएगा, है ना। ये सबको पता है कि विद डेप्थ जैसे गहराई पे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो बढ़ता है। जितना गहराई पे जाएंगे उतना प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स, गैसेज एंड लिक्विड्स बोथ आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे नया क्या लिखा हुआ है, अब इनका प्रेशर बाकियों से अलग कैसे, शायद आगे लिखा होगा, हाँ, प्रेशर इन फ्लूइड्स एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं अपने वेट की वजह से, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली फ्लूइड्स के पास भी वेट है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। बट फर्क क्या है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं हर डायरेक्शन में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। कंटेनर में अगर हमने किसी फ्लूइड को भरा हुआ है तो वो हर प्रकार का, हर डायरेक्शन में जो प्रेशर है उसको वो अप्लाई बेसिकली करने वाला है। लेकिन वहीं पे सॉलिड्स सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं क्योंकि उनके पास वेट होता है। तो ये एक बेसिक सा फर्क है प्रेशर बाय फ्लूइड्स में एंड प्रेशर बाय सॉलिड्स में, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में, विच इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में अगेन केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं बात की गई होगी। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। कोई चीज़ कितनी घनी है,
आपने 7th 8th में पढ़ा होगा शायद एक पॉइंट कि मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, पढ़ा होगा शायद। डेंसिटी को कैसे समझे, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? मान लो मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, एक में मैं लोहा भर दूं, दोनों सेम साइज के कंटेनर हैं, सेम शेप के, एक में मैंने लोहा भर दिया और एक में मैंने पानी भर दिया, तो कौन सा वाला कंटेनर ज्यादा भारी होगा? हम सब जानते हैं कि लोहे वाला कंटेनर ज्यादा भारी होगा, क्योंकि लोहे की डेंसिटी ज्यादा है। सेम वॉल्यूम पे जो ज्यादा मास रखता है, सेम वॉल्यूम पे जिसके पास मास ज्यादा होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो डेंसिटी को अगर मैं मैथमेटिकली पूछूं कि क्या है, तो मैथमेटिकली डेंसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में वॉल्यूम, उसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम। यानी कि कम से कम वॉल्यूम में अगर किसी के पास ज्यादा से ज्यादा मास है तो हम कह देंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है। कम से कम वॉल्यूम में अगर किसी के पास ज्यादा से ज्यादा मास है तो हम कह देंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है। परिभाषा अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी, या फिर मास डेंसिटी भी कहते हैं। अब डेंसिटी को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका एक ग्रीक शब्द भी है जिसको हम रो बोलते हैं। हम इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ग्रीक में एक शब्द होता है रो जिसको हम ऐसे बनाते हैं थोड़ा, और इससे भी हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास, MASS, मास हम सब जानते हैं क्या है, और वॉल्यूम। तो यहां से हमारे पास पहली बात तो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला भी शायद आप में से बहुतों ने पहले, मतलब 9th से पहले पढ़ रखा हो कि मास अपॉन वॉल्यूम, कम से कम वॉल्यूम पे जिसका ज्यादा से ज्यादा मास होता है हम कहते हैं उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अब यहां से अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूं, तो मास की SI यूनिट होती है केजी यानी किलोग्राम, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में नापते हैं, तो यहां से इसकी यूनिट आ गई केजी पर मीटर क्यूब, यहां से इसकी यूनिट आ गई केजी पर मीटर क्यूब, है ना डेंसिटी की। अब डेंसिटी हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको भी समझाऊंगा, बट डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। कम से कम वॉल्यूम पे ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के पास मास होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे एक बॉटल में, मैं फिर से बोलूं, 3 बॉटल्स ली मैंने आयरन, एक में मैंने भर दिया आयरन, एक में मैंने भर दिया लेट से चौक, एक में मैंने भर दिया लेट से वाटर। तो तीनों सेम कंटेनर हैं, सेम साइज के, लेकिन जो चौक है, वो जो आयरन है वो सबसे भारी होगा, उसके बाद चौक, और फिर पानी सबसे हल्का उसमें होगा। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अच्छा, अब डेंसिटी की मदद से हम क्या सीख सकते हैं? देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। हम यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन यानी कोई चीज तैरती या डूबती कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना। अगर, अच्छा, हम पानी में चीजों को तैराते या डुबाते हैं, मोस्टली आपने चीजों को तैराया या डुबाया पानी में ही है, तो हम यहाँ पे पानी के लिए मेनली रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आप किसी और फ्लूइड के बारे में बात करना चाहते हो तो किसी और फ्लूइड के, लेकिन हम यहाँ पे सारी पढ़ाई पानी के रिस्पेक्ट से करना वाले। ठीक है, अगर किसी की डेंसिटी पानी से कम है तो वो पानी पे तैरेगा, हमेशा तैरेगा। मैं यहां पे ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में भी लिख देता हूं। अगर डेंसिटी सब्सटेंस की कम है, किससे? डेंसिटी वाटर से, वाटर से, तो कुछ भी हो जाए वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा ही तैरेगा। जैसे कि बर्फ, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। कॉर्क की डेंसिटी पानी से कम होती है। खाली बॉटल की जिसमें हवा भरी होती है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। आप कुछ भी कर लो वो पानी में तैरेंगे ही। अब आप जबरदस्ती पानी में नीचे छोड़ के आओगे तो अपने आप वापस से ऊपर आ जाएंगे, मतलब उनका नेचर है पानी में तैरना। लेकिन जिसकी डेंसिटी अगर मान लो सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो जनरली सब्सटेंस डूब जाता है, यानी कि सिंक हो जाता है डेंसिटी के हिसाब से। जैसे कि आयरन की डेंसिटी पानी से कम होती है तो आयरन पानी में डूब जाता है। लेकिन क्या हम आयरन को पानी में तैरा भी सकते हैं? आंसर है यस। अरे, जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो तो तैरेगा ही तैरेगा, उसको आप डुबा नहीं सकते। जबरदस्ती छोड़ के आओगे पानी में अलग बात है, लेकिन जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है जनरली वो डूबता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना आयरन की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो वो डूबता है। लेकिन क्या हम कुछ तिगड़मबाजी करके पानी में तैरा भी सकते हैं उसको? आंसर है यस, बिल्कुल तैरा सकते हैं।
बताएंगे, अभी बताएंगे। लेकिन अगर किसी की डेंसिटी पानी के बराबर हो तो आप उसे जहां छोड़ दोगे वहीं रहेगा, ऊपर छोड़ दोगे ऊपर, बीच में छोड़ दोगे बीच में, नहीं छोड़ दोगे नीचे, नहीं, बराबर वहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या आता है, हमें पढ़ना क्या है, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि डेंसिटी जिसकी कम हो वो तैरेगा, जिसकी ज्यादा हो वो डूबेगा। समझ में आई? अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर एक वीडियो दिखाऊंगा। अंडा जो है, एग, अंडा, ये पानी में तैरता है या डूबता है? अपने मन में आंसर दो। तो आंसर है पानी में डूबता है, क्योंकि अंडे की डेंसिटी पानी से काफी ज्यादा होती है, तो वो डूब जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ भी करके अंडे की डेंसिटी को या तो कम कर दूं या पानी की डेंसिटी को बढ़ा दूं, तो क्या चांसेस है कि अंडा पानी में तैर जाए? आंसर है हाँ। अब अंडे की डेंसिटी मैं कम कैसे करूंगा? मुर्गी से रिक्वेस्ट तो करूंगा नहीं कि प्लीज दीदी आप कम डेंसिटी वाले अंडे दें। तो मैं पानी की डेंसिटी को बढ़ा सकता हूं। कैसे? अगर मैं पानी के अंदर बहुत सारा नमक डाल दूं तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये वीडियो देखो जहां पे हम पानी के अंदर नमक डालते हैं, पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है और अब फिर अंडा पानी में तैरेगा। एक बार वीडियो देखो, समझ जाओगे। तो ये आप हो। अबे तुम भी अंडा ही दो अभी, अबे बच्चे ही तो, मतलब यार आप ये मान लें समुद्र है और ये वो बच्चे जिनको स्विमिंग नहीं आती, तो अगर वो पानी में जाएंगे तो वो डूब जाएंगे। देखो मर रहे हैं, देखो तड़प रहे हैं बेचारे। सबसे पहले हम इन्हें बाहर निकालेंगे। ये देखो, अरे यार सुनो यार, ये हमने आपको चम्मच से बाहर निकाला है। ये हमारे पास क्या है? नमक। डब्बा ब्राउन राइस का है। मिडिल क्लास फैमिली। ये हमने एक चम्मच डाल दिया, ये हमारा दूसरा चम्मच था और ये हमारा 5 चम्मच हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है? अच्छा आप देख लो, धीरे धीरे और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो अगर मैं इस अंडे को अब इस पानी में डालता हूं तो ये देखो, तो अगर मैं इसके अंदर और नमक डालूंगा तो ये और ऊपर आएगा। हाँ जी, तो ये तो आप समझ गए कि डेंसिटी बढ़ती है अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल देता हूं तो, और इसलिए अंडा पहले पानी में डूब रहा था लेकिन अब वो तैरने लग गया। अब इसी के ऊपर एक सवाल भी आता है कि वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम या फ्लोट ऑन अ सी वाटर, ओवर अ सी वाटर या इन सी वाटर एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा होता है या होता बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, और सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से सी वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके ऊपर एक और सवाल आता है कि एक डेड सी है, आपको शायद पता हो, नाम सुना होगा सबने। डेड सी में अगर आप अपने आप को फ्रीली छोड़ दोगे, अगर आपने अपनी बॉडी को फ्रीली छोड़ दोगे तो आप वहाँ पे तैरते रहोगे। बाकी समुद्र में या रिवर में आपको ऑब्वियस बात है स्विमिंग की टेक्निक आनी चाहिए, बट उसमें आप अपने आप तैरते हो, क्योंकि वहाँ पे नमक इतना ज़्यादा है कि अंडे की तरह आप भी वहाँ पे तैरने लग जाते हो। तो ये एक तरीका है तैरने और डूबने के कंसेप्ट को समझने का। अगर डेंसिटी आपकी पानी से कम है तो आप तैरोगे, नहीं तो आप डूब जाओगे। लेकिन अगर आपकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है आप डूबो, आपको कुछ तरीके अपना के हम तैरा भी सकते हैं। कैसे? यही इसके ऊपर सवाल है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे बायोन्सी की। रिलेटिव डेंसिटी पे भी आते हैं, लास्ट में आ जाएंगे, पर उससे पहले बात करते हैं बायोन्सी की, और वहां पे समझेंगे कि कैसे अगर आपकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है फिर भी आपको तैराया कैसे जा सकता है। बायोन्सी या बायोन्ड फोर्स क्या होता है? बायोन्सी या फिर बायोन्ड फोर्स क्या होता है? अब बायोन्सी या बायोन्ड फोर्स इज an upward force when an object is immersed fully or partially in fluid। यानी कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कोई भी एक फ्लूइड है, अब ऑब्वियसली बात है आप पानी को इमेजिन कर सकते हो, बट कोई भी एक फ्लूइड है उसके अंदर, ठीक है ना। अब अगर उसके अंदर कोई भी एक फ्लूइड है, वाटर आप इमेजिन कर लो, बट पढ़ाई किसी भी फ्लूइड के लिए हो रही है, तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डालूंगा तो आप सबको पता होगा कि पानी में जाने के बाद या किसी भी फ्लूइड में जाने के बाद चीज़ें हल्की लगती हैं। मान लो अगर मेरे पास एक वेइंग मशीन है और मैं उस वेइंग मशीन पे कोई वजन लगाता हूँ और उसको मैं अगर पानी में डालूंगा तो मुझे रीडिंग कम मिलेगी ना, क्योंकि पानी में जाके वो हल्का हो जाता है। अगर आप किसी को गोदी में उठा के पानी में जाओ, अगेन रोमांटिक नहीं होना है बेटा, अपने दोस्त को उठा के गोदी में या अपने भाई बहन को गोदी में उठा के आप पानी में अगर समुद्र में ले जाओ, समुद्र नहीं सॉरी स्विमिंग पूल में ले जाओ, तो पानी में जाते जाते आपको उसका वजन हल्का लगने लग जाएगा, बिकॉज फ्लूइड आप पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बायोन्ड फोर्स कहते हैं। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में जाता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो आधा जाए चाहे वो पूरा जाए, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग बायोन्ड फोर्स या बायोन्सी भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है और वो है
अप थ्रस्ट फोर्स। अब इसको अप थ्रस्ट फोर्स क्यों कहते हैं आप समझ सकते हो, क्योंकि हमेशा ये ऊपर की तरफ लगता है और ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसका नाम पड़ जाता है अप थ्रस्ट। अब सोचो अगर किसी की डेंसिटी पानी से कम है, वो तो पानी में तैरेगा। अगर किसी की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो डूबेगा। बट अगर उस पर बायोंट फोर्स ज़्यादा लग जाए, किसी भी तरीके से बायोंट फोर्स ज़्यादा लग जाए, तो वो तैरने लग जाएगा। हम सबको पता है नीचे की तरफ लगता है वेट, नीचे की तरफ लगता है वेट, है ना। अब अगर किसी का वेट ज़्यादा है किसके मुकाबले, बायोंट फोर्स के मुकाबले, तो ऑब्वियस से बात है ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा। क्यों? वेट लग रहा है नीचे की तरफ और बायोंट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। तो अगर किसी का वेट ज्यादा है और बायोंट वेट ज्यादा है, वेट लगता है नीचे की तरफ, वेट ज्यादा है और बायोंट फोर्स कम है, तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूबेगा? तो आंसर है वो डूब जाएगा। लेकिन अगर किसी का वेट के मुकाबले बायोंट फोर्स ज्यादा हो जाए तो वो फ्लोट करने लग जाएगा, क्योंकि उस पर ऊपर के तरफ वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यानी तैरने का कंसेप्ट सिर्फ डेंसिटी पे बेस्ड नहीं है, तैरने का कंसेप्ट जो है वो बेस्ड बायोंट फोर्स पे भी है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से इसका तैरना जो है वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम बायोंट फोर्स को बढ़ा कह सकते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट डूब रहा है, तो मैं कैसे उसकी बायोंट फोर्स को बढ़ा सकता हूं कि वो तैरने लग जाए? तो बायोंट फोर्स दो ऑब्जेक्ट, अच्छा ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बायोंट फोर्स जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको आप सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। जैसे अगर ये एक लोहे का एक मान लो कील है, अब मैं इसको पानी में छोड़ दूंगा तो ये डूब जाएगा, बट ऑब्वियस। बट अगर मैं इसको हथौड़े मार मार के इतना चपटा कर दूं, इतना चपटा कर दूं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दूं, तो हो सकता है पानी में तैरने भी लग जाए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो शूट की थी, मैं आपको भी दिखा रहा हूं, बट 2 मिनट रुको। पहले समझो कि बायोंट फोर्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ज्यादा वॉल्यूम यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतनी ज्यादा उस पर बायोंट फोर्स लगेगी, है ना। यही रीजन है कि अगर मैं एक मोबाइल फोन को, मान लो मेरे को इस मोबाइल फोन को पानी में तैराना है, तो ज्यादा चांसेस कब है कि ये तैरे? सिचुएशन 1 ऐसे छोड़ दूं या ऐसे छोड़ूं। अब अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ऐसे छोड़ूंगा तो सरफेस एरिया कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगी जब मेरे पास, बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगी जब मेरे पास ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। पहली बात तो ये समझनी है। दूसरा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब डेंसिटी, अगर मान लो आप पानी में, अगर अब इसी मोबाइल फोन को अगर आप पानी में फ्लोट करवाना चाहते हो या हनी यानी शहद में, तो शहद में छोड़ने पे आपको सबको पता है ज्यादा चांसेस हैं कि ये तैरेगा एज कंपेयर टू पानी। पानी में तो खैर डूब ही जाएगा। यानी कि बायोंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? 2 चीजों पे। एक, फ्लूइड जो आपने नीचे लिया है उसकी डेंसिटी क्या है, जितनी ज्यादा डेंसिटी फ्लूइड की होगी उतनी बायोंट फोर्स लगेगी। सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर लिया है उसका सरफेस एरिया क्या है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगी। अब इसका मतलब ये है कि मैं सरफेस एरिया को बढ़ा के, डेंसिटी वाला तो हमने पढ़ लिया, यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया को बढ़ा दूं तो मैं बायोंट फोर्स बढ़ा सकता हूं। अब यहाँ पे एक वीडियो देखते हैं जहाँ पे मेरे पास एक पानी का कंटेनर है, उसमें हम लोगों ने क्ले की डेंसिटी ऑब्वियस से बात है पानी से बहुत ज्यादा होती है, तो हमने क्ले को पानी में डाला तो पानी में डूब गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी बोट बनाई। और वैसे बात है एक बार बच्चे ने बोट बनाई जो कि ठीक थी, अच्छी थी, बट वो ज्यादा नहीं तैर पाई। अब हम जिद पड़ गए, बच्चे कहते हैं तो कभी तैरेगी नहीं। तो मैंने बढ़िया सी बेहतरीन सी एक चपटा कर करके उसको रोटी की तरह एक बोट बनाई, और उसके बाद वो बोट पानी में बहुत बढ़िया तरीके से तैरी, क्योंकि हमने जो क्ले था उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। बड़ी प्यारी वीडियो है, बहुत वायरल भी हुई थी वीडियो। एक बार ये वीडियो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से क्ले पानी पे तैरती है, डूब जाती है? हमने ये क्ले ले लिया और क्ले का हमने क्या बना दिया, गोला। ये काफी भारी है क्ले तो यार। अब अगर तुम पानी में छोड़ देंगे तो पानी में डूब जाएगी। बोलो, बहुत ही बढ़िया बोट बनाई है बच्चों इसने, ताली मारो। ये बोट भी है और हमारी वो गुजिया भी है। बच्चे ये कह रहे हैं कि ये तैरेगा, हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं भी डूब ही जाएगा सर? ये बोट लग रही है वैसे। आज हम आगे कुछ पढ़ाएंगे ना, तो उसको तैरा के रहेंगे हम।
अरे बड़ी लूज सी। तो देखा आपने कितनी प्यारी वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियो। अब देखो मैं आप पे अगर सारी वीडियोस डालूंगा तो ये लेक्चर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने यही सेम काम एल्यूमिनियम फॉयल से एक बहुत प्यारी वीडियो के फॉर्म में किया। तो आप जब ये पूरा वन शॉट देख लो, आप एक बारी चैनल गो थ्रू कर लेना, यहाँ पे लिख देना आशु सर एरिया वर्सेस प्रेशर ऐसा कुछ करके, और आपको बहुत सारी वीडियोस डेंसिटी बायोंसी के ऊपर मिल जाएंगे। मतलब लगभग लगभग हर तरीके से डेंसिटी बायोंसी मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्ले वाला कि दिखाने के लिए कि जो चीज़ पानी में डूबती है उसको भी हम तैरा सकते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा के, ठीक है ना। तो ये बायोंसी का कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये पेज हमारे पास खाली आता है, अगर हम लोग बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पीछे हमने एक टॉपिक छोटा सा छोड़ा है जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, उससे मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा आखिरी टॉपिक है वैसे, मतलब सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज। अब आर्किमिडीज एक बहुत महान फिलोसफर थे, मतलब ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये फिलोसफर थे, लाइक बीरबल टाइप, है ना। तो इन्होंने एक खोज करी थी जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बड़ी फेमस कहानी है मुकुट की, आप सबने सुनी होगी कि ये मुकुट, राजा का मुकुट के बारे में जानना चाह रहे थे कि मुकुट असली है नकली है। तो वो मुकुट पानी में इनसे गिर गया था, और तब इनको समझ में आया कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं और डूबती हैं और उनके पीछे की साइंस क्या है। और उसके काफ़ी टाइम बाद इन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, शॉर्ट में समझाऊं तो, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना होता तो पानी में जहाज़ ना तैर रहे होते, और अगर पानी में जहाज़ ना तैर रहे होते तो बहुत सारी कंट्रीज़ शायद बहुत लेट डिस्कवर हो पाती, इंक्लूडिंग इंडिया। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, पता नहीं मेरी एसएसटी वैसे उतनी अच्छी है नहीं, पर शायद वास्को डा गामा जी गोवा के रास्ते से शायद आए थे और इंडिया को ढूंढा था, मतलब पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, पर शायद ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन इतना तो पता है कि इंडिया को समुद्र के रास्ते से डिस्कवर किया गया, तभी लोग और आ पाए। ये तब के बाद है जब हवाई जहाज नहीं बने थे। अब जब हवाई जहाज बने उसके बाद तो आना जाना बहुत आसान हो गया, बट हवाई जहाज बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बने एज कम्पेयर टू पानी में जहाज़ के। तो सारी कंट्रीज जो पानी के जहाज़ से डिस्कवर हुई वो बहुत लेट जाकर डिस्कवर होती शायद, और उतना डेवलप ना हो पाई होती जितना आज हैं। पैराशूट्स, ये सारी चीज़ें आर्किमिडीज सबमरीन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? देखो, अगर मैं आपको बोलूं, पहली बात तो अगेन हम यहाँ पे हो सकता है बार बार वाटर के रिस्पेक्ट से बात करें, बट ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल या जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं किसी भी लिक्विड के लिए वैलिड है। सबसे पहले, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में जाता है तो आप सबको पता है वो फ्लूइड को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से हिला देता है, इधर उधर भेज देता है। मान लो मैंने एक पानी का ग्लास टॉप तक भरा हुआ है, अब उसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ डालूंगा तो पानी बाहर आएगा। तो कितना पानी बाहर आया वो हुआ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो आर्किमिडीज जी ने अपने प्रिंसिपल में कहा कि अगर मैं किसी भी बॉडी को फ्लूइड में डालता हूँ, फ्लूइड मतलब कोई भी फ्लूइड में, तो वो उस फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। अब जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, हमने यहाँ वाटर लिखा हुआ है बिकॉज ज़्यादातर वाटर होता है, बट बेहतर ये रहेगा हम लिखें कि वेट ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस होगा, यानी जितना ज़्यादा वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस जो होगा, वेट ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड अपनी जगह से भागा है, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ये बराबर होगा किसके? बायोंट फोर्स के। यानी कि कोई बॉडी अगर किसी भी फ्लूइड में जाती है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है तो वो फ्लूइड उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बायोंट फोर्स लगाएगा। और यही रीज़न है कि जब स्विमिंग, अगर आप में से कुछ को स्विमिंग करनी आती होगी, मुझे नहीं आती, पर मुझे स्विमिंग की साइंस पता है। देखो, आगे पीछे जाना, दाएं बाएं जाना अलग बात है, लेकिन पानी में ऊपर रहने के लिए हमें अपने पैरों को जोर जोर से चलाना पड़ता है। पैरों को चलाना क्यों पड़ता है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा तो पानी हम पे उतनी ज़्यादा बायोंट फोर्स लगाएगा। अब पानी जितनी ज़्यादा बायोंट फोर्स हम पे लगाएगा उतना आसान होगा हमारे लिए तैरना। आगे पीछे जाने के लिए तो न्यूटन जी के थर्ड लॉ एवरी एक्शन एज इक्वल अपोजिट रिएक्शन का। अब जहाज की शेप ऐसे बनाई जाती है कि उन्हें पानी में छोड़ते वो इतना सारा पानी डिस्प्लेस करते हैं कि वो पानी में तैरते हैं। ऑल दो जहाज ऐसे सब्सटेंस के बने हुए जिनकी डेंसिटी पानी से काफ़ी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट है वो बायोंट फोर्स के बराबर होगा। बात समझ में आई? अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही सबमरीन बेस्ड है। सबमरीन के अंदर एक टैंक लगा होता है जिसको बोलते हैं बायोंट टैंक।
जब पानी के अंदर जाना होता है तो वो बायोन टैंक अपने अंदर पानी भर लेता है और भारी हो जाता है, बेसिक साइंस। लेकिन जब उसे बाहर आना होता है तो वो उसी पानी को डिस्प्लेस करता है, बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाता है और बायोन फोर्स ज़्यादा, और एज अ रिजल्ट वो पानी में तैरता है। सबमरीन के बाद अगर मैं बात करूं तो पैराशूट्स, ये सब भी, यानी कि एयर बैलून, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, हम हवा को गर्म करते हैं। गर्म हवा क्या करती है, हवा को जब नीचे आग, हॉट एयर बैलून में नीचे आग जल रही होती है, वो आग क्या करती है, हवा को डिस्प्लेस करती है। हवा डिस्प्लेस होती है तो वो ज़्यादा बायोन फोर्स लगाती है और बैलून हवा में उड़ते हैं। शिप्स मैंने आपको बता ही दिया। तो इस और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि बर्ड्स हवा में उड़ पाती हैं बायोन फोर्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ें ना होती, मतलब बर्ड तो उड़ ही रही होती हैं, बट हमें पता चल गया कि वो उड़ती क्यों हैं। हवाई जहाज़ में ऑल्दो बर्नौलीज थ्योरम लगता है, बट कहीं ना कुछ हद तक वहाँ पे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, बट क्योंकि मैंने पीछे एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा हुआ है जिसका नाम हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी। कुछ नहीं है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी समझ गए थे ना आप। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि हम ज्यादातर चीजों को पानी में डुबाते हैं तो हमने क्या किया, सबकी डेंसिटी को पानी के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी अगर मैं किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकाल दूंगा पानी के रिस्पेक्ट में, अगर मैं किसी भी चीज़ की डेंसिटी को निकाल दूंगा पानी के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी अगर मैं किसी भी चीज़ की डेंसिटी को निकालूंगा पानी के रिस्पेक्ट में, तो उसके रेशो को हम बोल देंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उससे मुझे मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ऑल्दो 9th में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम से भी बुलाएंगे। मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है यार, तो आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, मतलब शायद आ रही होगी, पता नहीं, लकड़ी का काम चल रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ऑल्दो 11th में इसका बहुत यूज़ है, 9th में हम इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। अब आप सोच रहे हो कि हमने निकाला क्यों, देखो हम ज़्यादातर चीज़ों को पानी में तैराते हैं। अब अगर किसी के लिए रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो इसका क्या मतलब होगा, अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी आई तो इसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा है और वो पानी में डूब जाएगा, है ना। और अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से छोटी आई तो इसका मतलब क्या है कि सब्सटेंस की डेंसिटी कम है और वाटर की ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी के रिस्पेक्ट से तो तैरना डूबना हमने पढ़ ही लिया, रिलेटिव डेंसिटी के रिस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है, इसका मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। और अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से छोटी है तो मतलब सब्सटेंस की कम है वाटर से, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, यानी कि तैरेगा। और यही तिगड़मबाजी यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। और इसी के साथ बच्चों मुबारक हो, हमारा ये वन शॉट खत्म होता है विद डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सपेरिमेंट्स। आई होप आपको ये वन शॉट बहुत अच्छा लगा हो। आई होप अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा है तो आप एक तो सेशन को लाइक कर देना जाते जाते, आई होप आपने शुरू में ही कर दिया, बट फिर भी जिसने नहीं किया भूल गया, जाते जाते कर देना। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी बात लिख देना कि आपको इस सेशन में अच्छा क्या लगा, क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए, क्या आपको ये वन शॉट ने हेल्प करी कुछ समझाने में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि ये वन शॉट आपको लगा कैसा। और बाकी सब तो बातें हम लोग करते ही रहेंगे, जल्द ही हम लोग इसके क्वेश्चंस आंसर्स के भी सेशन को लेके आएंगे। बट ग्रेविटेशन का लेक्चर फाइनली आज हमने पूरा किया। मिलते हैं ऐसी एक बहुत अच्छे वन शॉट में अगली बार भी, जहाँ पे हम आपको दिल और दिमाग से पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।